स्टार्ट है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हेलो हेलो। ये क्या हो रहा है? हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, हाय एवरीबॉडी, हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जल्दी से मेरे को एक बारी बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? हाँ ठीक है, सारे सपोला बना के एकदम सपोले बन जाते हो एकदम चैट्स में। तुम्हें अपनी पहचान बेटा ड्राइंग बना के देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ, और वो टेस्ट कैसा था? टेस्ट का एक क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना था जो थोड़ा गलत है, ठीक है? और आज एक 11th का और टास्क देके जाऊंगी, वो भी पढ़ाई करके आनी है, ठीक है? टास्क वाज गुड बोल रही हूँ, टेस्ट वाज गुड, टेस्ट वाज ओके, डिड यू ऑल परफॉर्म नाइसली, मार्क्स अच्छे लेके आए हो, ठीक है? और अगर नहीं लेके आए हो तो कोई नहीं यार, अगले टेस्ट में ले आना, ठीक है? एक क्वेश्चन था जो डिस्कस करती हूँ और फिर बेटा ऊजेने से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो बच्चों के क्योंकि कमेंट्स पढ़े थे तो कमेंट से ही पता चला था कहाँ गया। अरे रे, दैया। 12 में 12 कैसे ले आए? अपने मन से ही। एक क्वेश्चन तो उसमें थोड़ा इनकरेक्ट है। अब उसमें ये नहीं है बेटा कि करेक्शन होगा, मैं आपसे क्लास में डिस्कस कर दे रही हूँ और पेपर जो हो गया सो हो गया, बट मैं आपके साथ में डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। एक क्वेश्चन नंबर 4 आया था बच्चों, एक बार जरा देखना बेटा। एक क्वेश्चन नंबर, अरे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखना, जिसमें पूछा था चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द फिगर ऑफ द स्पर्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आई थिंक आंसर बी दिया था, जिसमें दिया हुआ इट हैज माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल। तो बेटा मिडिल पीस में सेंट्रियोल नहीं होता है, ये बात गलत है। मिडिल पीस में सिर्फ और सिर्फ बेटा क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आप सबको पता है नेक इज द एरिया जहां पे आपके सेंट्रियोल होते हैं, तो ये आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है ना? समझ गए? बी हैज ओनली माइटोकॉन्ड्रिया टू हेल्प इन प्रोपल्शन का मतलब होता है आगे मूव करना। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है बी हैज ओनली माइटोकॉन्ड्रिया दैट हेल्प्स इन प्रोपल्शन। प्रोपल्शन का मतलब होता है आगे मूव करना। यस, माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके मिडिल पीस में होता है, उसमें कोई सेंट्रियोल नहीं होते हैं, ठीक है? उसमें कोई सेंट्रियोल नहीं होते हैं। लेकिन ये बात आपको पता है ना, तो कोई बात नहीं, उसमें बेटा कभी कभार हो जाता है, एक आधा एरर्स आ सकते हैं, ह्यूमन एरर्स है ना? लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए जो आपने पढ़ा है, ठीक है? ठीक है ना? बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेपर वॉज गुड, पेपर वॉज इजी। अभी तुम्हारा एक नीट पैटर्न का पेपर आई थिंक 7 तारीख को होने वाला है, उसकी तैयारी सही से कर रहे हो ना? और ऊजेनेसिस पढ़ के आए हो बढ़िया से, तो फिर बच्चा पार्टी, यस, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल गुड। बाकी सब ऑल गुड है ना? अभी अपन स्टार्ट करेंगे बेटा जोश के साथ में। काफी दिनों के बाद लेक्चर आया मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे लक्ष्यंस का, तो बहुत मजा आता है तुम्हारी क्लास में। और बिना बेटा टाइम बर्बाद किए फटाफट से लेक्चर में घुसते हैं, क्योंकि लेक्चर बेटा लेते लेते मजा आता है तुम्हारे साथ। तो पढ़ाई शुरू करते हैं बेटा जोश के साथ में, एनर्जी के साथ में, ठीक है? हमने ऊजेने से स्टार्ट किया था और पूरा कंप्लीट नहीं किया था, क्योंकि एक्स्ट्रा लेक्चर मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे बेटा स्कूल भी करते हैं, तो उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबका देख के हमने ऊजेनेसिस को बेटा हॉल्ट कर दिया था। जैसे तुम्हें याद हो, रिवीजन में बेटा कराऊंगी, क्विक रिवीजन समाप्ति एक्सप्रेस चलाएंगे, ठीक है? क्विक रिवीजन करेंगे, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पहले रिवीजन कराऊंगी। और एक हमने गाना भी बनाया था, जैसे तुम्हारा दिमाग अटक गया है, कुछ तो भटक गया है, वैसे कोई बेटा उस साइड की स्टेज थी जो अटक गई थी, ठीक है? तो एक बारी बेटा जी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं 2 क्वेश्चंस कराऊंगी और वो 2 क्वेश्चन से आप अपनी एनालिसिस करो कि आपको कितना याद है। और फिर बेटा हम पिछली क्लास का एक बारी क्विक रिवीजन करेंगे ऊजेनेसिस का, ठीक है? ऊजेनेसिस का एक बारी क्विक रिवीजन करेंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग ऐसा तो नहीं करते हो ना बेटा? ऐसा अगर करते हो तो मत करना, ऐसा कभी मत करना कि अगर तुम्हारा टेस्ट आ रहा हो तो तुम जो करंट सिलेबस है वो ना पढ़ो। अभी तो बेटा एक मेरी बात सुन लो, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एक्चुअली में बेटा क्या है, इसको देखो मत। अभी एक्चुअली में बेटा क्या होता है ना, अभी तो तुम्हारा टॉपिक कम कंप्लीट हुआ है, लेकिन आते आते तुम्हारे 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जब तुम्हारे टेस्ट आएगा तो टेस्ट में पीछे का भी कुछ परसेंटेज आता है, 30%, और नया सिलेबस का 70% आता है। जब टेस्ट आने लगते हैं तो बच्चे क्या करते हैं ना कि पीछे का क्योंकि अच्छे से पढ़ा नहीं होता है जब करंट सिलेबस चल रहा होता है, तो होता ही है कि वो टेस्ट के चक्कर में ना प्रेजेंट सिलेबस को बैकलॉग बनाते रहते हैं, वो उसको ढंग से नहीं पढ़ते हैं। प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करो।
ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। अगर आप अच्छी तरीके से डेली का डेली पढ़ते हो तो पहली बात तो ऐसे हालात होने ही नहीं चाहिए कि टेस्ट का मुझे अलग से इतना पढ़ना पड़ रहा है कि यार मैं करंट सिलेबस को नहीं पढ़ पा रही हूं। ठीक है, तो करंट सिलेबस हमेशा बेटा सही से चलना चाहिए। और टेस्ट बेटा आते जाते रहेंगे, बहुत सारे टेस्ट आएंगे बेटा, ठीक है। लेकिन आपका टेस्ट कौन सा है? नीट का एग्जाम। आप प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हो? नीट के लिए कर रहे हो। इन छोटे छोटे एग्जाम्स को इतना बेटा ऐसे करके नहीं बनाना है कि आप बैकलॉग इकट्ठा करें। समझ आ गई बात? तो बच्चा पार्टी, यस एवरीबॉडी शुरू करें क्या? विद फुल जोश, विद फुल एनर्जी बेटा हम शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। मैं पोल कंडक्ट करूंगी तो सबके पास पोल नहीं जाएगा, मैं पहले ही बोल रही हूं बेटा, टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं। तो जिनके पास पोल नहीं जाएगा कृपया करके बेटा वो कहां आंसर देंगे? कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। तो हम एक बारी बेटा शुरू करते हैं। पहला सवाल रहा ये, और 30 सेकंड का आपको टाइम दे रही हूं मैं। मियोसिस इन oogenesis स्टार्ट्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, एम्ब्रियोनिक लाइफ, जस्ट आफ्टर बर्थ, नन ऑफ द अबव, ठीक है। प्यूबर्टी, एम्ब्रियोनिक लाइफ, जस्ट आफ्टर बर्थ, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो हमने बेटा पिछली क्लास में oogenesis के बारे में पढ़ा, जो कि गैमीट फॉर्मेशन का एक प्रोसेस होता है जो फीमेल्स में होता है। कई एस्पेक्ट्स में बेटा ये मेल्स के स्पर्मेटोजेनेसिस से वेरी करता है। बहुत ही शानदार। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी। शो रिजल्ट्स करते हैं, देखते हैं बेटा लीडर बोर्ड में कौन आए हैं व्यक्ति। 74% बच्चे, सरप्राइजिंगली बहुत सही, वेरी गुड। अनिमेश, यश, उत्कर्ष, परिकर्ष एंड हरमन मान, और बहुत सारे बच्चे जिनके पास पोल नहीं गया है उन्होंने भी सही आंसर दिया है। आप सबको पता है बेटा मैंने मियोसिस पूछा है। पहली बात तो ये भी ध्यान दो, कई बच्चों ने इसका आंसर बी इसलिए दिया है, उनको ये दिमाग में ना अपने आप ही चल रहा होगा। सच्ची सच्ची बताना, कई लोगों ने ये सोच के आंसर दिया होगा oogenesis इन फीमेल स्टार्ट्स इन, कई लोगों ने ये सोच के ऑप्शन बी दे दिया होगा। ऑफकोर्स oogenesis एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट होती है, सिर्फ oogenesis ही एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट नहीं होती है बेटा। इनफैक्ट मियोटिक डिवीजन भी एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बेटा क्वेश्चन ये पूछूं कि मियोसिस किस में चालू होता है, तो कोई मुझे बता सकता है? क्या कोई मुझे बता सकता है बेटा मियोसिस किस में चालू होता है? आपने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े, मैंने उस दिन गिफ्ट और गिफ्ट रैपर की मदद से समझाया था। गिफ्ट रैपर होता है फॉलिकल, और उसके अंदर जो गिफ्ट है वो है तुम्हारा डेवलपिंग एग। तो बेटा मेरे को एक बात बताओ कि मियोसिस कौन से स्टेज पे चालू होती है? जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया मेल्स में होता है, यहाँ पे oogonia होता है, कई मिलियन oogonia होते हैं। फिर oogonia बेटा माइटोटिक डिवीजन करती है, और क्या बनाती है? प्राइमरी oocyte। और प्राइमरी फॉलिकल, नलायको, ओए मारूंगी प्राइमरी फॉलिकल में मियोसिस बोलोगे तो। ओए मैंने फॉलिकल बोला था बेटा, फॉलिकल में कभी बोला था मैंने कि मियोसिस होती है? oocyte में होगी ना, फॉलिकल में कैसे हो जाएगी यार? फॉलिकल तो गिफ्ट रैपर है, उससे तुम्हें क्या मतलब है भाई? मियोसिस किस में चालू होती है? प्राइमरी oocyte में चालू होती है, जो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्राइमरी फॉलिकल में मियोसिस करवा दोगे, वैसे तुम तो करा ही सकते हो, तभी ऐसे थोड़ी तुम्हें सपोला बोलती हूं मैं बेटा। प्राइमरी oocyte में स्टार्ट होती है ना, अभी मैं तुम्हें रिवाइज कराऊंगी तो तुम्हें याद आ जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन जरा देखना बेटा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एट द टाइम ऑफ बर्थ a female is born with, बर्थ के टाइम पे फीमेल किसके साथ में बेटा बॉर्न हुई होती है? जल्दी एवरीबॉडी, किसके साथ में बर्थ हुआ होता है? प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी oocyte, बोथ बी एंड सी। यस एवरीवन, यस एवरीवन, जल्दी। अरे भाई पोल तो स्टार्ट ही नहीं किया मैंने, हाय पोल तो स्टार्ट ही नहीं किया। मैं पोल स्टॉप कर दूं? जल्दी से आंसर दो, पोल मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था यार, मैं भी ना। चलो मैं स्टॉप कर रही हूं, बस मैं 15 सेकंड तो काफी थे, मैं स्टॉप कर रही हूं। शो रिजल्ट। गया भी तुम्हारे पास पोल की नहीं गया? चलो 70%, प्रियांशु, ध्रुमेल, ओके, दिस स्टार, दुर्गेश चैटर्जी, अनिमेश चौधरी, वेरी गुड। चलो अब मैं आपको बेटा रिवाइज कराती हूं। फीमेल का बर्थ जो होता है उस टाइम पे फीमेल के अंदर प्राइमरी फॉलिकल होती है और प्राइमरी oocyte होता है उसके अंदर, तो आंसर है बोथ बी एंड सी। अब सिर्फ और सिर्फ बेटा आप, कोई बात नहीं पोल नहीं आए, इट्स ओके, छोड़ दो।
अभी बेटा मेरी बात सुनो, 5 to 7 मिनट्स बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में सुनना, क्योंकि काफी टाइम के बाद लेक्चर हो रहा है, तो आपको पिछले टॉपिक से आप कनेक्ट कर पाओ, उसके लिए जरूरी है कि आप बिल्कुल ध्यान से सुने जो मैं रिवाइज करा रही हूं आपको oogenesis का बच्चों, ठीक है। तो बेटा हमने पिछली क्लास में oogenesis स्टार्ट किया था और हमने oogenesis के बारे में पढ़ा था कि यार फॉलिकल नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं और फॉलिकल्स के अंदर oocyte होता है। बेटा इसे बनाना नहीं है, ये पिछली क्लास का है, ठीक है। तो हमने बेटा लास्ट क्लास में डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलिकल्स के बारे में पढ़ा। प्राइमरी फॉलिकल होता है, सेकेंडरी फॉलिकल होता है, टर्शरी फॉलिकल होता है, ग्राफियन फॉलिकल होता है। बेटा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या बताई थी मैंने, सब रिवाइज करो एक बारी। मैंने बताया था बेटा अगर प्राइमरी फॉलिकल है तो प्राइमरी फॉलिकल का फीचर होता है कि उसमें एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल है। किसी ने कॉमन डाउट्स में ग्रैन्युलोसा सेल्स के बारे में बताया भी था, मैंने आंसर भी किया डाउट के आज, तो उसमें बच्चे भी कई सही आंसर्स देते हैं। ग्रैन्युलोसा सेल्स बेटा दोज आर द सेल्स दैट इज प्रेजेंट इन अ फॉलिकल, जो कि एक्चुअल में हार्मोन बनाते हैं, ईस्ट्रोजन, मैंने लिखा भी था। और यही वो सेल्स हैं बेटा जो आगे जाके अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे और ज्यादा ईस्ट्रोजन बनाएंगे। जब मैं प्राइमरी फॉलिकल बोलती हूं तो उसके अंदर oocyte भी प्राइमरी oocyte होता है और वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल है। जब प्राइमरी फॉलिकल बड़ी हो जाती है, सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती है, तो उसमें और ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स आ जाते हैं, विच मीन्स आपको यह भी समझना है कि ज्यादा ईस्ट्रोजन आ जाता है। मैम सिर्फ ज्यादा ग्रैन्युलोसा सेल्स नहीं आते बल्कि एक नई लेयर भी बनती है जिसे बोला जाता है थीका। सो अ न्यू लेयर थीका इज ऑल्सो सीन, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अभी भी oocyte कौन सा होता है, प्राइमरी oocyte ही होता है। यानी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte था, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte है। और जब मैं टर्शरी फॉलिकल की बात करती हूं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि मुझे एक कैविटी दिखने लगती है बीच में, तो पहली बारी फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसे हम एंट्रम बोलते हैं वो अपन को कहां मिलता है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर। जो सेकेंडरी फॉलिकल में थीका बनी थी वो डिवाइड कर जाती है दो लेयर में, थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना। टर्शरी फॉलिकल की आज वो बात आप समझ पाएंगे कि मैंने ये चीज यहां पे क्यों लिखी है कि टर्शरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte भी हो सकता है, सेकेंडरी oocyte भी हो सकता है, ऐसा मैंने क्यों लिखा है। अक्सर हम एनसीईआरटी को अच्छे से रीड नहीं करते जिसकी वजह से ये लाइन में हमें कंफ्यूजन रहती है। यानी प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte, टर्शरी के अंदर अपन प्राइमरी सेकेंडरी दोनों बोल सकते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं आगे बताऊंगी। और टर्शरी जब बेटा आगे बड़ा हो जाता है और ग्राफियन सबसे मैच्योर फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तो इसमें हमें सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड एंट्रम दिखती है। मैम थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना तो टर्शरी में ही बन गई थी तो यहां पे वो दिख रही है, पर यहां पे एक और न्यू लेयर हमें दिखती है जो कि सेकेंडरी oocyte जो है वो अपने अराउंड खुद सिक्रीट करती है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा। सुपर 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, सुपर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास में भी प्रोबेबली, या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास। तो सेकेंडरी oocyte अपने अराउंड बेटा क्या सिक्रीट करती है, जोना पेल्यूसिडा, जो सेल्स की नहीं बनी है, ग्रैन्युलोसा सेल्स थी, लेकिन सेकेंडरी oocyte के अराउंड जो नॉन सेल्यूलर लेयर जो प्रोटीन्स की बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन, दैट इज जोना पेल्यूसिडा। तो ग्राफियन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेटा वेल डेवलप्ड एंट्रम एंड जोना पेल्यूसिडा। जब ये रप्चर हो जाती है, मतलब ये जब टूट जाती है, जो मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ाऊंगी, तो ओव्यूलेशन हो जाता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाती है और बची कुची जो स्ट्रक्चर है उसका बचा कुचा जो माल है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है, जो एक ग्लैंड की तरह काम करता है क्योंकि वो प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन दोनों सिक्रीट करते हैं, राइट। आमिर बेटा बातें नहीं करनी है आपस में, क्या नलायकी कर रहे हो। अब बेटा देखो मैंने oogenesis कुछ इसी तरीके से स्टार्ट किया था, आप यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। देखो हमने बेटा किस तरीके से पढ़ा था, एंड नाउ टुडे यू विल रियलाइज बेटा व्हाई डू वी एक्चुअली रीड, मतलब व्हाई आई एक्चुअली टीच दिस oogenesis लाइक दिस। मैं इस तरीके से क्यों पढ़ाती हूं, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी को डायरेक्ट रीड करेंगे आपको सच में बहुत कंफ्यूजन होगी कि मैम कौन सा टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, कौन से फॉलिकल की बात कर रहे हैं और कौन से oocyte की बात कर रहे हैं। इस तरीके से हमने इस पूरे oogenesis को डिवाइड किया कि हम बेटर अंडरस्टैंड कर पाए कि एक्चुअल में हम फीमेल की कौन सी पर्टिकुलर टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं जिस दौरान उस फीमेल के अंदर कौन सा फॉलिकल है और उस फॉलिकल के अंदर मैम कौन सा oocyte है। तो इस तरीके से डिवाइड करेंगे तो अपन को इजीली समझ में आएगा। तो मैंने सबसे पहला टाइम पीरियड लिखा है बेटा कि फीटल लाइफ टिल बर्थ, क्योंकि हमें पता है oogenesis जो है फीटल लाइफ में चालू हो गई, एम्ब्रियोनिक लाइफ में।
जब तक वो जब तक वो मम्मा के यूट्रस के अंदर है और जब तक उसका जन्म होता है, तब तक उस फीमेल की बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं हमें ये समझना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फीटल लाइफ से लेके जब तक उसका जन्म नहीं होता है, तो कौन सी oocyte है और कौन से फॉलिकल्स की हम बात कर रहे हैं। हमने यहां लिखा है कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक फीमेल के अंदर कई सारी मिलियन ऑफ oogonia होती है बेटा, मिलियन oogonia होती है, और जन्म के बाद ऐसा कोई बेटा oogonia बेटा ऐड नहीं होता। कपल ऑफ मिलियन oogonia आर प्रेजेंट, नो मोर oogonia आर एडेड आफ्टर बर्थ, ठीक है। जब मैं oogonia की बात करती हूं, जैसे आप स्पर्म से कंपेयर कर सकते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि वहां पे स्पर्मेटोगोनिया था, यहाँ oogonia है, उसकी प्लॉइडी 2n है, इसकी प्लॉइडी 2n है, वो माइटोटिक डिवीजन करता है, वो माइटोटिक डिवीजन करता है, सेम है। तो यहाँ पे बेटा इसकी प्लॉइडी 2n है, ये माइटोसिस डिफरेंशिएशन से आगे जाके क्या बना रहा है बेटा, प्राइमरी oocyte बना रहा है। प्लॉइडी चेंज नहीं होगी, माइटोटिक डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, तो आपको दिख रहा है प्राइमरी oocyte। सवाल ये आता है कि ये प्राइमरी oocyte किस फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है, तो हमने बोला ये प्राइमरी oocyte किस फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर। प्राइमरी फॉलिकल, अब बेटा रिकॉल करते रहो, प्राइमरी फॉलिकल की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैम ने बताई थी, सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल। होता यह है कि यार सिर्फ माइटोसिस नहीं कर रही है एम्ब्रियोनिक लाइफ में, होता यह है कि ये प्राइमरी oocyte जो बनती है, जो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर है, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही मैम मियोसिस चालू कर देती है। अब मैम देखो, अगर नॉर्मल केस होता तो होना ये था कि मियोसिस वन जब होता है तो एक सेल से आगे जाके दो सेल्स बनते हैं और रिडक्शनल डिवीजन होता है मैम, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ग्रीन टी भिजवा दे यार, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। एक्चुअल में ये होना चाहिए था, बट ये क्या करता है, जल्दी बताओ क्या गाना बताया था मैंने कि ये तो अटक गया है, ये कंप्लीट कर नहीं पाया है, लेकिन शुरू करता है बेटा। ये प्राइमरी oocyte जिसकी प्लॉइडी 2n थी, इसने मियोसिस 1 स्टार्ट किया बट नॉट कंप्लीट। एक बच्ची ने कमेंट में क्वेश्चन लिखा था, मैम आपने इसमें मियोसिस 1 करवाया लेकिन मैम आपने इसकी प्लॉइडी चेंज नहीं की। तो मैंने प्लॉइडी इसीलिए चेंज नहीं की क्योंकि मैडम इनकी प्लॉइडी चेंज नहीं होगी ना, क्योंकि ये कंप्लीट ही नहीं हुआ ना यार, ये कंप्लीट ही नहीं हुआ भाई। मियोसिस में भी तो काफी सारे स्टेजेस होते हैं, समझ आ रही है बात। तो हमने बेटा इसमें मियोसिस चालू तो की लेकिन मियोसिस कंप्लीट नहीं की, तो 1 से 2 अभी कंप्लीट बने ही नहीं है ना यार। जब 2 बने ही नहीं है तो भाई अभी तक कोई कंप्लीशन नहीं हुआ, प्लॉइडी क्यों चेंज करूं, 2 सेल्स क्यों बनाऊं। तो मैंने लिखा है इसने मियोसिस 1 चालू किया एम्ब्रियोनिक लाइफ में, कंप्लीट नहीं किया, ये अटक गया है। किसमें अटक गया है बेटा, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। फॉलिकल अभी भी कौन सा है, फॉलिकल अभी भी हमारा प्राइमरी फॉलिकल है। फिर मैंने बेटा सेकंड हमने यहां पे टाइम पीरियड लिखा है कि हमारा जन्म हो गया, जन्म से लेकर चाइल्डहुड, जब तक की प्यूबर्टी नहीं आती है तब तक की उस फीमेल की बॉडी के अंदर क्या क्या हो रहा है। मतलब अपन जब पैदा हुए, अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, हम जब पैदा हुए हमारे पास प्राइमरी oocyte था जो कि मियोसिस एम्ब्रियोनिक लाइफ में स्टार्ट कर चुका था, लेकिन मियोसिस 1 प्रोफेज 1 में अटका हुआ है मैम। और हम उस प्राइमरी oocyte को किसके अंदर देख पा रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर देख पा रहे हैं। हम पैदा हो गए इसी के साथ। अब हम पैदा हुए, हमारा चाइल्डहुड था, हमारा प्यूबर्टी था, कुछ भी नहीं हुआ एक्सेप्ट डेथ ऑफ फॉलिकल्स। इतने फॉलिकल्स थे सांबा, बट प्यूबर्टी तक आते आते इनको क्या हो गया, इतने प्राइमरी फॉलिकल्स थे हम जब पैदा हुए थे, लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते क्योंकि हॉर्मोन्स का बेटा उतना, जब तक हॉर्मोन्स का बेटा वो नहीं होगा ना, क्या बोलते हैं ब्लास्ट प्यूबर्टी के टाइम पे, है ना, तब तक ये फॉलिकल्स बेटा क्या करते रहते हैं, अट्रेशिया में चले जाते हैं। अट्रेशिया का मतलब होता है कई फॉलिकल्स की इसमें डेथ हो जाती है, लेकिन सारे की डेथ नहीं होती है। अट्रेशिया का मतलब डेथ ऑफ फॉलिकल्स। और इसी कारण से बेटा एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ईच ओवरी, मार्क एवरी वर्ड बेटा जो मैं बोल रही हूं, नीट के पेपर में ऐसे देते हैं, at the time of puberty each ovary contains 60,000 to 80,000 primary follicle with primary oocyte arrested in prophase 1 of meiosis 1। समझ आ गई बात, यहां तक कोई दुखद समस्या, we have revised everything। जो भी बच्चा बेटा देखो कमेंट्स में, मैंने तो वैसे भी ठाना हुआ था कि मैं तुम्हारी क्लास में कोई गुस्सा नहीं करने वाली हूं। जो भी बच्चे एक दूसरे का नंबर लेते हैं, बर्थडे विश करते हैं, किसका मैच हो रहा है, इसका मैच हो रहा है, ये बैटिंग कर रहा है, करते रहो बेटा, इट्स ओके। क्योंकि पढ़ने वाला बच्चा कभी उस चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और पढ़ाने वाला टीचर भी उस चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। नुकसान किसका होता है, उन्हीं बच्चों का जो यहाँ पे अपने माँ बाप
बेचारे कैसे कैसे अफोर्ड करके बेटा इतनी भी फीस तुम्हारे लिए इकट्ठी करते हैं, तुम्हें पढ़ाते हैं, लेकिन तुम यहाँ आके गप्पे मारते हो. There is nothing good beta that is going to happen in your life if you behave like this at this point of time, which is so important for you. You are wasting only your time beta, only your time. Don't do this shit beta in the comments, please don't do. ऐसा मत करो बेटा, आप अपना नुकसान करते हो बेटा. और दुख होता है सिर्फ ये देखिए कि आपका नुकसान हो रहा है. एज अ टीचर बस ये इंस्टिंक्ट जागती है, गुस्सा नहीं आता है. तुम्हारे ऊपर बेटा दुख होता है कि तुम्हें कितना अपने बारे में, मतलब तुम कितना बेटा अपने माँ बाप का पैसा डुबा रहे हो और कितना उनको दुखी करोगे फ्यूचर में, और कितना अपने आप को दुखी करोगे. यार अगर तुम्हें नहीं पढ़ना, इट्स ओके, लीव इट एंड गो, वॉच क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, एंजॉय, वही करो. यहां मत आओ. यहां आके तो तुम बेटा अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो. यहां आके बेटा तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो. क्या टाइम यूटिलाइज, इससे अच्छा बेटा मजे करो, अच्छे से मजे करो ना यार. मजे करने हैं तो समझ आ रही है बात. तो बेटा शुरू करें फिर यहां से कहानी आगे की. बर्थ, चाइल्डहुड, प्यूबर्टी. गॉड ब्लेस यू ऑल whoever does this. I just wish भगवान उनको सही सद्बुद्धि दे बेटा चीजों को समझने की. शायद आप छोटे हैं, शायद आप नहीं समझते हैं. मैं तो बस यही बोल सकती हूँ कि शायद आप छोटे हैं, शायद आप नहीं समझते हैं कि आप कितना अपना नुकसान कर रहे हैं इस टाइम पीरियड को वेस्ट करके. बाकी और क्या कह सकती हो बेटा, वर्चुअली मुक्का तो नहीं मार सकती नहीं तो डिशरूम लगाती है एक है. थैंक यू भैया. यस, तो अब हम बेटा क्या शुरू करने वाले हैं, अब हम शुरू करने वाले हैं. यस, अब हम शुरू करने वाले, यहां हम लिखते हैं बेटा सेम टाइम पीरियड. बेटा बताओ डिशरूम लग जाती तो क्या मजे आते हैं ना. हाँ, और यहां हम लिखते हैं डेवलपिंग oocyte. ठीक है. अरे लैंडस्केप काय को पूछ रहे हो, पिछले दिन जैसे किया था वैसे ही करने का है ना, जैसे पिछले दिन किया था. और यहां हम लिखेंगे फॉलिकल, जैसे लास्ट टाइम किया था बेटा वैसे ही करना है ना. फिर लैंडस्केप पोर्ट्रेट में लग गए बच्चे. एक तो मेरे सपोली यही नहीं समझ पाएंगे. अरे भाई जैसे लास्ट टाइम किया था वैसे ही. अभी देखो हमने बेटा यहां तक किया है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ फीमेल इज बोर्न विद प्राइमरी फॉलिकल विद प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 मियोसिस 1. अब मैं बेटा यहां से कंटिन्यू कर रही हूं. देखो मैं यहां से कंटिन्यू कर रही हूं. अब मैं ये चीज को दिखा रही हूं कि हमारा जब प्यूबर्टी का टाइम पीरियड आया, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूं प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज क्या हो रहा है. प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज क्या क्या हो रहा होगा फीमेल की बॉडी के अंदर. ठीक है, अब प्यूबर्टी आ गई, लेकिन बेटा मैं ये भी बताना चाह रही हूं कि मेरे पास कौन सा oocyte है. अगर तुम्हारे पास बेटा, मैम उसी के नीचे से स्टार्ट करें. एब्सोल्युटली बेटा उसी के नीचे से स्टार्ट करना ही है. बिल्कुल बेटा, बिल्कुल उसके नीचे से स्टार्ट करना है बच्चा. देखो ये बेटा क्या है 2n, ये आपका प्राइमरी oocyte था जो कि अरेस्टेड है. और ये किसके अंदर प्रेजेंट है बेटा, ये फिलहाल किसके अंदर प्रेजेंट है, या आपके प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है. किसके अंदर प्रेजेंट है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है ना. अब बेटा देखना, मेरी बात ध्यान से सुनना. जब प्यूबर्टी हिट करेगी तो प्यूबर्टी के टाइम पे बेटा, जब प्यूबर्टी हिट करेगी तो आपके GnRH का लेवल यानी कि गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ेगा. इसके कारण आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेगा कि नहीं. यस एवरीबॉडी, जल्दी से मेरे को बताएंगे. हमने बोला था ना बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते वक्त भी हाइपोथैलेमस का हार्मोन होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो आपके पिट्यूटरी पर एक्ट करता है. और पिट्यूटरी पर एक्ट करके बेटा वो पिट्यूटरी से FSH और LH रिलीज करवाता है. अब मेरे को एक बात बताओ, अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ेंगे तो क्या फॉलिकल्स की ग्रोथ दिखेगी, यस और नो. यस और नो मेरे को आप बताओ बेटा. यस. आय हाय, बहुत ही बेकार वाली ग्रीन टी दे दी है भैया ने. फॉलिकल्स की ग्रोथ होगी, राइट, ऑब्वियसली होगी फॉलिकल्स की ग्रोथ. हाँ, अब आपको दिखेगा बेटा कि फॉलिकल्स की ग्रोथ जो है प्यूबर्टी आते ही, ये फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बेटा हार्मोन लाइक FSH, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी बेटा अगर आप इस तरीके से क्लैरिटी के साथ में पढ़ोगे. FSH की प्रेजेंस में प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा सेकेंडरी फॉलिकल में. क्या हमने यही लिखा है बेटा कि सेकेंडरी फॉलिकल ऑल्सो हैज प्राइमरी oocyte? क्या हमने यही बात लिखी है कि नहीं बच्चों, एक बारी मेरे को बताओ, क्या हमने बेटा यही बात लिखी है. हाँ, हालांकि सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर ग्रैन्युलोसा सेल्स तो बढ़ गए और ग्रैन्युलोसा सेल्स के साथ साथ में थीका की
लेयर आपको दिखने लग जाती है, राइट। तो हमने बोला यार एफएसएच की प्रेजेंस में फॉलिकल की तो ग्रोथ हो ही रही है, फॉलिकल प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट हुआ। इनफैक्ट बेटा आगे आप देखोगे कि ये सेकेंडरी से किस में कन्वर्ट होगा, टर्शरी में भी कन्वर्ट होगा। ऑब्वियस ही बात है यार, फॉलिकल्स की ग्रोथ तो हो ही रही है ना यार फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रेजेंस में। लेकिन सिर्फ यही चीज नहीं होती, इनफैक्ट बेटा प्यूबर्टी आने पर आपका जो अरेस्ट था प्राइमरी oocyte, वो अरेस्ट रिलीज होता है बेटा। देयर आर दीज सुपर 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 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दैट दे आस्क यू, सुपर इजी क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चन जो आज मैंने आपसे पूछा कि मियोसिस स्टार्ट कब हुई और किस में हुई और कब हुई, ठीक है। मियोसिस कब हुई स्टार्ट, एम्ब्रियोनिक लाइफ में। किस में स्टार्ट हुई, प्राइमरी oocyte में। कंप्लीट हुई क्या, नहीं, अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 मेटाफेज प्रोफेज 1 मियोसिस 1, ठीक है। अब दूसरा सवाल, इसी मियोसिस 1 प्रोफेज 1 को आगे कंप्लीट कब हम कराते हैं, प्यूबर्टी के टाइम पे कराते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे बेटा फॉलिकल तो ग्रो कर ही रहा है, एंड ये जो बेटा आपका oocyte था जो कि अरेस्टेड था किसमें, जो कि अरेस्टेड था इन प्रोफेज 1 मियोसिस 1, ये अरेस्ट भाई साहब अब रिलीज होने वाला है। अब बेटा बहुत ही सुपर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप पढ़ने वाले हो, देखना। एक बात तो आपको समझ आती है कि जब ये डिवाइड करेगा तो बेटा क्या बनने वाला है और उसकी प्लॉइडी क्या होने वाली है। मैं यहां पे लिख रही हूं एट प्यूबर्टी इट कंप्लीट्स। यार ये बहुत बेकार वाली ग्रीन टी है, जो गंदी वाली ग्रीन टी आई थी, वो कमल भैया नहीं है क्या? अरे यार पूछ ले एक बार यार। इट कंप्लीट्स इट्स मियोसिस 1, क्या बनेगा, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी शाबाश वेरी शाबाश वेरी शाबाश। क्या बनेगा, क्या बनेगा, अच्छा सेकेंडरी oocyte बनेगा, वेरी गुड। और बेटा क्या होना चाहिए, देखो प्लॉइडी एन होनी चाहिए। अब मेरी बात एक और ध्यान से सुनो, लाइक आई सेड फीमेल्स का ये प्रोसेस उतना इजी नहीं है जितना कि मेल्स का हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं। डेफिनेटली ये बेटा क्या करेगा, अपना मियोसिस कंप्लीट करेगा, बट नेचर ने बेटा, यू वोंट बिलीव बट यू हैव टू बिलीव बिकॉज वी आर लर्निंग दिस, कि नेचर इज सो इंटेलिजेंट। नेचर ने क्या किया बेटा, आगे आप पढ़ोगे, स्पर्म के पास साइटोप्लाज्म नहीं होता ना, बहुत कम साइटोप्लाज्म होता है। अब साइटोप्लाज्म बेटा नहीं रहेगा तो बच्चा, मतलब आप सोचो आगे जाके बेटा अगर जाइगोट भी बनता है तो उसको नरिशमेंट और सारी चीजें किससे मिलेंगी, साइटोप्लाज्म तो होना चाहिए ना यार। स्पर्म तो बिल्कुल छोटा सा है यार, उसके पास साइटोप्लाज्म बहुत कम है। अगर स्पर्म का साइटोप्लाज्म है ही नहीं तो नेचर ने बेटा जो आगे जाके एग बनने वाला है ये इंश्योर किया कि एग में ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म हो। उसको इंश्योर करने के लिए मेल्स के केस में अगर तुम पढ़ोगे कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनता है, 2 इक्वल साइज के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ऐसे ही पढ़ते हैं, जिनकी प्लॉइडी एन होती है। प्लॉइडी तो एन ही होगी ना, जब मियोसिस कंप्लीट होगी तो मियोसिस 1 जो होती है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है, प्लॉइडी तो एन ही होगी। लेकिन oogenesis के केस में नेचर इज सो स्मार्ट बिकॉज ये चाहती है कि कोई एक सेल के अंदर ज्यादा न्यूट्रिशन रहे, ज्यादा साइटोप्लाज्म रहे जो आगे जाके ओवम बनाने वाली है। तो नेचर ने इस डिवीजन को अनइक्वल किया और एक बना दिया बेटा बड़े साइज का कंपैरेटिवली सेकेंडरी oocyte, और बेटा दूसरा इसने छोटे साइज का जो चीज सेल रिलीज किया इसे बोलते हैं बेटा फर्स्ट पोलर बॉडी। प्लॉइडी तो हाफ हो गई, बट क्या हुआ बेटा, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। क्या हुआ, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। डिड यू ऑल गेट माई पॉइंट? कि हमने, क्योंकि आगे जाके आप देखोगे इसका कोई काम नहीं है, ह्यूमंस में हमारी जो पोलर बॉडी होती है वो फर्दर डिवाइड नहीं करती, डिजेनरेट हो जाती है। ह्यूमंस के केस में दिस पोलर बॉडी हैज नो यूज, दे डू नॉट डिवाइड। देयर आर सम एनिमल्स जिसमें पोलर बॉडी भी आगे जाके बेटा मियोसिस करके डिवाइड करती है, मियोसिस 2 करती है, डिवाइड करेगी, लेकिन हमारे केस में ये डिग्रेड हो जाती है। हमारे केस में आगे सिर्फ सेकेंडरी oocyte का काम है। समझ में आ रही है बात? पहले बताओ यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? Polar body is just a cell, just a structure which will ultimately degrade. It has no use. Further आगे जो डिवीजन करेगी वो सेकेंडरी oocyte करेगी। ठीक है, समझ आ रही है बात? यस बेटा, क्या मैं आगे फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं? क्या यहां तक मामला समझ आया ना?
अभी देखो कितना खूबसूरत एक और फिनोमेना मैं बताने वाली हूं। हमने क्या बोला था, टर्शरी फॉलिकल वो फॉलिकल होता है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों दिखती है। अगर आपने एनसीईआरटी पहले से रीड करा होगा ना तो आपको समझ आएगा कि आपको क्या समझ में आएगा। ये देखो मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट एरो। मैंने पता है ये एरो क्यों बनाया, मैंने ये दिखाया प्राइमरी oocyte within the tertiary follicle completes its first meiotic division to convert into secondary oocyte. Did you all understand my point? देखो मैं यहां पे एक चीज लिखने वाली हूं, प्राइमरी oocyte, और एनसीईआरटी में देखना ही कितने अच्छे से दिया हुआ है, within the tertiary follicle complete its meiosis 1 to form secondary oocyte. How beautiful it is. प्राइमरी oocyte टर्शरी फॉलिकल के अंदर अपना meiosis 1 कंप्लीट करती है, और इसी कारण से आप देखते हो टर्शरी में भी प्राइमरी oocyte दिख सकती है, क्योंकि उसी के अंदर जब वो होती है तब वो अपना meiosis 1 कंप्लीट करती है और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, सेकेंडरी oocyte एंड पोलर बॉडी। डिड यू ऑल गेट मी? डिड यू ऑल गेट मी? यस एवरीबॉडी, थैंक यू भैया। डिड यू ऑल गेट मी एवरीवन? यस, सच अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट इजंट इट, राइट? और मैं यहां पे क्या लिख सकती हूं बेटा, मैं यहां पे लिख सकती हूं इस जगह पे दैट अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अकर्स, सारे पॉइंट्स यहीं पे लिख लो, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अकर्स टू रिटेन maximum cytoplasm in secondary oocyte. In humans, these polar bodies degenerate. क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? अरे जगह नहीं है बेटा, जगह बनाओ। अब नोट्स भी मैं कैसे बनवा दूंगी बेटा? शैलेंद्र, ब्यूटीफुल तो है कॉन्सेप्ट लेकिन कंफ्यूजिंग है बेटा। कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब हमने पुराना टॉपिक इतनी बार रिपीट किया और अभी बेटा इसको वापस से रिपीट करेंगे, अगर आपको 20% भी कंफ्यूजन है ना, दैट्स ओके। 80% समझ आया तो वापस रिपीट करेंगे। आपको कैसे समझ में नहीं आएगा ये मैं देखती हूं ना। इतनी बार रिपीट करेंगे कि याद हो जाएगा, लेकिन इतनी बार भी नहीं करना है कि बोर हो जाओ, ठीक है? वापस से मैं सिर्फ यहां तक का बताती हूं, ठीक है? देखो, हमने बोला कि जब अपन बेटा पैदा हुए तो हम इसी प्राइमरी oocyte के साथ पैदा हुए थे, जो अरेस्टेड था प्रोफेज 1 meiosis 1, और जो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर था। पूरे चाइल्डहुड में इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए एक्सेप्ट फॉलिकल्स की डेथ होने के अलावा। यानी कि प्यूबर्टी आते आते भी मेरा सिर्फ प्राइमरी oocyte था जिसकी प्लॉइडी 2n थी, और वो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर था। प्यूबर्टी आई तो मेरे हार्मोन्स बेटा चेंज हुए, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनके इन्फ्लुएंस में फॉलिकल की तो ग्रोथ होती ही है, और जो बेटा तुम्हारा oocyte अरेस्टेड था अब वो अपना डिवीजन भी कंप्लीट करता है। लेकिन डिवीजन किस फॉलिकल के अंदर कंप्लीट करेगा ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करता है सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी ग्रो करता है टर्शरी फॉलिकल में, और ये प्राइमरी oocyte जो अरेस्टेड था अभी तक वो इसी टर्शरी फॉलिकल के अंदर बेटा अपनी meiosis 1 कंप्लीट करेगा। जब meiosis 1 कंप्लीट होती है तो जो दो सेल्स बनते हैं उनकी प्लॉइडी हाफ हो जाती है, ऑब्वियसली रिडक्शनल डिवीजन। सिर्फ यहां पे एक अलग बात ये कि यहां पे इक्वल डिवीजन नहीं हुआ, यहां अनइक्वल डिवीजन हुआ। एक सेल बड़ा एक सेल छोटा, जो छोटा था वो पोलर बॉडी। इसे फर्स्ट पोलर बॉडी क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक और पोलर बॉडी बनेगी, इसीलिए इसे फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं, ठीक है? और जो दूसरा बना बेटा उसे मैंने बोला सेकेंडरी oocyte जिसकी प्लॉइडी है n। गॉट इट? नाउ क्लियर, राइट? आगे बेटा देखना, अगेन अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। फिर मैं आपसे बेटा ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी कि आपसे इसमें से प्रॉमिस है कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। शर्त सिर्फ इतनी होती कि आप बेटा उतने ही ध्यान से सुनो। 100% कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, नथिंग विल बी रॉन्ग, ठीक है? यस। अब बेटा क्या होने वाला है? इस बेटा
इस बेटा इस, अब सुनना, इस सेकेंडरी oocyte में क्या चालू हो जाएगा, मियोसिस 2 स्टार्ट्स। अब आपको बेटा क्या लगता है, अगर इसमें मियोसिस 2 स्टार्ट हो रही है, अगर इसमें बेटा मियोसिस 2 स्टार्ट हो रही है, एंड ऑफ कोर्स बेटा सेकेंडरी oocyte किसके अंदर प्रेजेंट है, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है, इसने कंप्लीट तो कर दिया, आगे जाके बेटा ऑब्वियस सी बात है, ये सेकेंडरी oocyte जिसने टर्शरी फॉलिकल के अंदर अपना डिवीजन कंप्लीट किया था, ये सिर्फ बेटा टर्शरी फॉलिकल के अंदर तो नहीं होती है, सेकेंडरी oocyte ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी होती है, क्योंकि फॉलिकल भी तो ग्रो करेंगे ना, तो इस बेटा इस टर्शरी फॉलिकल से आगे जाके ग्राफियन भी तो बनेगा ना, याद आ रहा है, ग्राफियन फॉलिकल जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte होती है, जो अपने अराउंड बेटा क्या सिक्रीट करती है, जोना पेल्यूसिडा। समझ आ रही है सबको बात, समझ आ रही है सबको बात की नहीं, यस एवरीबॉडी, सबको समझ में आ रही है बात, समझ में तो आनी चाहिए बेटा, देखो कंफ्यूजन तो नहीं होनी चाहिए। मैंने ये बोला कि भाई ये सेकेंडरी oocyte जो है अब वो अपने अंदर मियोसिस 2 चालू करेगी, बट ये फिर से अटक जाएगी, और बेटा गाड़ी जो है रुक रुक के ही चलती है, फीमेल्स के oogenesis में गाड़ी रुक रुक के ही चलती है। हमने बोला कि ये मियोसिस 2 स्टार्ट करेगी बट इट विल नॉट कंप्लीट, अगर ये कंप्लीट नहीं करेगी तो तुम्हें क्या लगता है बेटा इसकी प्लॉइडी आगे जाके चेंज हुई, अगर कंप्लीट करती तो 1 से 2 बनते ना, अब 1 से 2 बनेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने बेटा प्लॉइडी इनकी चेंज ही नहीं करी, इन्होंने डिवीजन कंप्लीट ही नहीं करा। अभी भी आप इसे क्या बोलोगे, सेकेंडरी oocyte, बट इस बार ये अरेस्ट किस में हुई है बेटा, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात सभी को, पहले बताओ कोई दुखद समस्या, कोई दुखद समस्या, ये सेकेंडरी oocyte भी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही दिख रही है ना, ये सेकेंडरी oocyte भी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ही दिख रही है ना, यस। अब देखो बेटा, देखो क्या क्या चीजें हुई, प्यूबर्टी आई तो जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में चीज अरेस्टेड थी वो अरेस्ट तो प्यूबर्टी आने पर रिलीज हो गया, जिससे सेकेंडरी oocyte बन गया, एक पोलर बॉडी बन गई। अब सेकेंडरी oocyte बेचारी भी अपना मियोसिस 2 चालू करती है, बट वो कंप्लीट नहीं कर पाती, अरेस्ट हो जाती है, मेटाफेज 2, इस बार प्रोफेज नहीं है, मेटाफेज 2 ऑफ मियोसिस 2। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अब ये अरेस्ट कब रिलीज होगा, ये अरेस्ट कब रिलीज होगा, और ये अरेस्ट बेटा तभी रिलीज होगा जब एक स्पर्म अवेलेबल होगा और वो स्पर्म उस oocyte के पास जाके उसको टच करेगा, और कैसे कंप्लीट करेगा वो तो मैं फर्टिलाइजेशन में पढ़ाऊंगी। यानी कि इस बात पे मुझे एक आंसर देना, एटलीस्ट जो बच्चे सिंसियरली पढ़ रहे हैं मुझे उनके आंसर से पता चलेगा कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कहा ये सेकेंडरी oocyte तो बन गई, इसने बेटा अपना मियोसिस 2 भी चालू कर दिया, पर इसने भी कंप्लीट नहीं किया, ये अरेस्ट हो गई किसमें, ये अरेस्ट हो गई मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में। मैंने बोला ये अरेस्ट बेटा तब रिलीज होगा जब एक स्पर्म का कांटेक्ट होगा, ऑब्वियसली जब बेटा स्पर्म का कांटेक्ट होगा और ये अरेस्ट रिलीज होगा तो इसके भी 2 पार्ट्स बन जाएंगे, 2 पार्ट्स में बेटा एक बनता है ओवम और एक बनेगी सेकेंड पोलर बॉडी, अगेन अनइक्वल डिवीजन, अगेन अनइक्वल डिवीजन। समझ आ रही है बात। लेकिन बेटा इससे क्या आप एक लॉजिकली एक बात सोच पा रहे हैं, अगर स्पर्म के सेकेंडरी oocyte से कांटेक्ट होने पर ही अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करती है, यानी कि हर वक्त जो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है जिसमें हम किसको तोड़ते हैं, जिसमें हम इस ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ते हैं, बच्चों ये लिखा था ना, जिसमें हम ये ग्राफियन फॉलिकल को तोड़ते हैं, हर फीमेल की बॉडी में जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड्स होते हैं ये चल रहा होता है, क्या इसमें ओवम रिलीज हो रहा होता है ग्राफियन फॉलिकल से या सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या बोला मैंने। जब फीमेल की बॉडी में हम बोलते हैं कि ओव्यूलेशन हो रही है, ओव्यूलेशन में ये ग्राफियन फॉलिकल जब टूटता है तो क्या ओवा रिलीज होता है एक्चुअल में या सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है? जल्दी से, यस सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, ओवा रिलीज होती है? यार ओवा रिलीज हो ही नहीं सकता है भाई, क्योंकि ओवा तो तब बनेगा जब प्रेगनेंसी की कंडीशन है, जब स्पर्म आएगा और स्पर्म उस सेकेंडरी oocyte को टच करेगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन यानी कि प्रेगनेंसी। भाई कब जाके एक्चुअल में ओवा बनता है? यानी रियलिटी ये है कि फीमेल की बॉडी के अंदर ओवा तभी बनता है भाई जब एक्चुअल में स्पर्म सेकेंडरी oocyte को टच करे,
यानी रियलिटी इज every time that the female shows menstrual cycle, the female show ovulation, it is actually correct to say that secondary oocyte is released, which is arrested in metaphase 2, meiosis 2, not the ovum. Got it? Did you all understand the concept? So give me a thumbs up. मैं ये सारा चीज लिखवाऊंगी और रिपीट करूंगी वापस, बट सिर्फ रिपीट करने के पर्पज से यहाँ पे नहीं बैठना है बेटा कि मैम तो 10 बार रिपीट कर ही देंगी। पहली बार में भी समझने की कोशिश तो किया करो बेटा। यस यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, गॉट इट? एंड दिस इज द ब्यूटी बेटा, दिस इज द ब्यूटी कि भाई हमारी फीमेल्स की बॉडी के अंदर ओवम तो तब बनेगा भाई जब इसका मिलन स्पर्म से होगा। जब स्पर्म है ही नहीं, जब फीमेल नॉर्मली बेटा, नॉर्मल फीमेल की अगर आप बात कर रहे हो तो उसमें हर वक्त जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो ये वाली oocyte है यही तो निकलेगी ना। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर अभी तो ओवम है ही नहीं। जब ओवम है ही नहीं तो भैया सेकेंडरी oocyte ही निकल पाएगी ना, जो अरेस्टेड है मेटाफेज 2, मियोसिस 2 में। लेकिन मैं बात कर रही हूं बेटा ऐसे भी टाइम पीरियड की जब मैं सपोज कर रही हूं, क्योंकि मैं तो तुम्हें पूरा प्रोसेस पढ़ा रही हूं, तो मैं पूरा प्रोसेस जब तुम्हें पढ़ा रही हूं तो मैं तो तुम्हें यह भी बताऊंगी कि ये अरेस्ट कब रिलीज होगा। तो अब मैं ये बता रही हूं कि भाई सपोज स्पर्म अवेलेबल है मार्केट में, स्पर्म अवेलेबल है। अब स्पर्म जैसे ही बेटा अवेलेबल होगा, ये स्पर्म भाई साहब अगर इसके पास आ गए और स्पर्म से बेटा इसका कांटेक्ट हुआ, तब जाके ये मैडम अपना अरेस्ट रिलीज करेंगी। ठीक है, अब मैं इसको आगे आपको इस तरीके से बता सकती हूं। अगेन अनइक्वल डिवीजन, एक छोटा सेकेंड पोलर बॉडी, और बेटा तब जाके बनेगा हैप्लॉइड ओवम। क्या समझ आ रही है सभी को बात? क्या समझ आ रही है बेटा सभी को बात? मियोसिस 2 कंप्लीट। मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलग से भी लिखवा दूंगी, राइट? पहले आप यहां तक लिखो, लेकिन बेटा आप मुझे बताओ एनसीईआरटी भला आज तक ऐसा कभी हुआ है कि वो बच्चों को कंफ्यूज ना करे? भला ऐसा वो बेटा क्यों करेगी? लेकिन भला है बुरा है जैसा भी है, एनसीईआरटी मेरा देवता है ना। तो एनसीईआरटी में एक्चुअल में सेकेंडरी oocyte के लिए कभी कभी ओवम वर्ड यूज किया है और कभी कभी ओवम के लिए सेकेंडरी oocyte वर्ड यूज किया है। उन्होंने कहा है कि ग्राफियन फॉलिकल जब टूटती है तो या तो सेकेंडरी oocyte या तो ओवम रिलीज होता है। दैट इज एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, ऑल्टरनेटिवली एक दूसरे के लिए यूज किया हुआ है, दैट इज एब्सोल्युटली ओके। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको करेक्ट पता होना चाहिए कि ग्राफियन फॉलिकल टूटती है तो कभी ओवम रिलीज नहीं हुआ बेटा। रिलीज हर वक्त यानी पीरियड्स के दौरान, ओव्यूलेशन के दौरान सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है, ना कि ओवम। आप पहले यहां तक नोट करो, फिर जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा रही हूं उससे रिलेटेड आप वो नोट करो, और उसके बाद जब मैं रिवीजन करा रही हूं तो आप अच्छे से रिवीजन करो। ठीक है, तो यहां तक क्या आप लोगों ने बेटा कर लिया है? यस, क्या आप लोगों ने यहां तक कर लिया है? अच्छा, somebody is saying आराध्या वेरी गुड यार। व्हाट इज ooted? बेटा ooted इज अनदर नेम ऑफ ह्यूमन ओवम। ओवम के लिए ooted वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी भी डिग्रेड हो जाएगी। मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नेक्स्ट पेज में लिख रही हूं, बच्चों। पहले आप यहां तक तो डन करो। ठीक है, आई एम स्टिल गिविंग यू बेटा 2 minutes टाइम, यू कैन स्टिल नोट इट डाउन, देयर इज नो इशू। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रही हूं, और जो बच्चे ऑलरेडी नोट कर चुके हैं बेटा आप वापस से पूरा प्रोसेस पढ़ लीजिए। आपको क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत तो है ही नहीं, है ना? ठीक है, अब हम एनसीईआरटी देखो। अब मैं पहले आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगी, फिर मैं आपको बेटा एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी, फिर मैं आपको रिवीजन कराऊंगी, तो कोई चांस ही नहीं होगा कि आपको कोई कंफ्यूजन हो। ठीक है ना? यस, नहीं, इसका फ्लो चार्ट आप खुद बनाएंगे बेटा। नो स्पून फीडिंग प्लीज।
ये पूरा फ्लो चार्ट है बेटा, यही तो फ्लो चार्ट है। अब इसका क्या फ्लो चार्ट होता है बेटा? मैम इसका फ्लो चार्ट बनवा दो, क्या होता है बेटा? दिस इज द फ्लो चार्ट। अब मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर लिखवा सकती हूं, बट फ्लो चार्ट क्या होता है? दिस इज द एंटायर फ्लो चार्ट यार, है ना? यस तो मैं लिखती हूं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आप लोगों ने लिखा हो। बेटा मुझे पता है आप कई बच्चे मुझसे नाराज भी हो जाएंगे अगर मैं ऐसा बोलूंगी कि बेटा खुद से भी लिखा करो, खुद से भी कुछ मेहनत करो, पर कोई बात नहीं बेटा, आप मुझसे नाराज रहो ठीक है, बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको खुद सिखाना, और आप सीखेंगे तब जब आप खुद भी मेहनत करेंगे। इट्स ओके, कोई नहीं, ठीक है। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं लिख रही हूं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट oogenesis में, ठीक है, रिगार्डिंग व्हाट? oogenesis। पहली बात स्टार्ट कब हुई? फटाफट से नोट करना है इसे, एम्ब्रियोनिक लाइफ। couple of million oogonia। अब मैं आपको ना, चलो कोई नहीं, मैं आपको एक फ्लो चार्ट भी बता देती हूँ। देखो वो फ्लो चार्ट में मैंने सारी डिटेलिंग लिखी हुई है कि किस तरीके से किस स्टेज में क्या क्या होता है। आपको जो फ्लो चार्ट चाहिए ना, वो फ्लो चार्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है, जो आपको फ्लो चार्ट चाहिए, जो सिंपल oogenesis का है। लेकिन उस फ्लो चार्ट में आपको ये समझ नहीं आएगा कि कौन सा टाइम पीरियड है और कौन सा फॉलिकल है। सिंपल मैं एक फ्लो चार्ट आपको दिखाती हूँ जो एनसीईआरटी वाला है, ठीक है। couple of million oogonia present at embryonic life, no more added after birth, no more added after birth। Meiosis 1 starts किसमें? प्राइमरी oocyte। Meiosis 1 प्रोफेज 1 प्राइमरी oocyte अरेस्टेड। कब? एम्ब्रियोनिक लाइफ। ठीक है, Meiosis 1 कंप्लीट कब? प्यूबर्टी। ठीक, ये उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। Meiosis 2 स्टार्ट्स किसमें? सेकेंडरी oocyte। Meiosis 2 मेटाफेज 2 सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाती है। ठीक, एक बार फर्स्ट अरेस्ट हुआ, एक बार ही सेकेंड अरेस्ट हुआ। दिस इज द सेकेंड अरेस्ट, दिस इज द फर्स्ट अरेस्ट। ठीक, देन Meiosis 2 कंप्लीट कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म। In humans, polar bodies do not divide, don't divide। जल्दी इसको नोट कीजिए। मैं राइट साइड में क्या करती हूं ना, एक छोटा सा फ्लो चार्ट सिर्फ oogenesis को शो करने के लिए राइट साइड में बनाती हूं, ठीक है। यस, ठीक है ना बेटा, दीज पॉइंट्स आर गुड टू गो। लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए दीज आर गुड टू गो, ठीक है, लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए। ओके, अब मैं यहां पे ना वो जो oogenesis का आप बोल रहे हो ना, जो एक छोटी वाली टेबल होती है, वो सिर्फ बना देती हूं आपके लिए, ठीक है।
आस्था पोलर बॉडी को तो बनना ही है ना यार, 2 सेल्स तो बनेंगे ना, 1 का 2 तो होगा ही यार, 1 का 2 तो होना ही है ना। एक बच्चा पूछ रहा है एलएच का क्या काम है। एलएच का काम बेटा आगे तुम्हें पता चलेगा मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ठीक है बेटा। देखो अब मेरे को बताओ, जैसे कि मैं इस तरीके से कर सकती हूँ जो आप पूछ रहे थे, यार मैम हमने शुरू किया ऊगोनिया से, ऊगोनिया माइटोसिस कर रही है, माइटोसिस डिफरेंशिएशन कर रही है, तो क्या बना रही है मैम, प्लॉइडी सेम है, तो क्या बना रही है मैम, प्राइमरी oocyte। हम इसको लिख सकते हैं ऊगोनिया, इसको लिख सकते हैं प्राइमरी oocyte। मैं यहां पे कोई फॉलिकल डिस्क्राइब नहीं कर रही हूं, फिर मैंने बोला प्राइमरी oocyte में होता है मियोसिस 1। जब पूरा मियोसिस 1 कंप्लीट कर लेती है तो क्या बनाती है, मैंने बता दिया है आपको कि मियोसिस 1 कंप्लीट कब होगी। अब इससे बेटा आप ना कंफ्यूज होते हो, तो मैं ना कंफ्यूज करूंगी ही नहीं भाई। कई महान लोग होंगे जो सिर्फ आएंगे नोट्स पढ़ेंगे, फिर वो कहेंगे मैम ने गलत लिखवाया है, ठीक है, तो रहने दो यार, मैं ऐसे लिखती हूं। इसमें मियोसिस 1 स्टार्ट होता है पर कंप्लीट नहीं होता है, तो मैं इस तरीके से लिखती हूं, मियोसिस 1 स्टार्ट, नॉट कंप्लीट। ये किसमें अरेस्टेड है, मियोसिस 1 प्रोफेज 1, मियोसिस 1, ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कंप्लीट कर रही है, ये कंप्लीट करेगी तो एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी oocyte, ठीक है। यस, एट प्यूबर्टी मियोसिस 1 कंप्लीट, ठीक। यहां मैं इसको क्या लिख रही हूं, प्राइमरी oocyte। यहां मैं इसे क्या लिख रही हूं, सेकेंडरी oocyte। यहां मैं इसे क्या लिख रही हूं, फर्स्ट पोलर बॉडी। अब मैं क्या कह रही हूं, कि यार सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 स्टार्ट करेगी पर कंप्लीट नहीं करेगी ऑब्वियसली। मियोसिस 2 स्टार्ट करेगी, कंप्लीट नहीं करेगी तो अरेस्टेड है। अगेन दिस इज व्हाट, सेकेंडरी oocyte। किसमें अरेस्टेड है, मेटाफेज 2 मियोसिस 2। M2 मतलब यार मेटाफेज और वो है मियोसिस, ठीक है। कौन रिलीज करवाएगा इसका ये अरेस्ट, अरेस्ट रिलीज करवाएगा कौन, स्पर्म। तो स्पर्म आया, इसका अरेस्ट रिलीज करवाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एक सेकेंडरी oocyte से ओवम या ऊटेड भी ओवम को कहते हैं ह्यूमन के, मैंने ऊटेड वर्ड भी यहां लिख दिया। एंड दिस इज सेकेंड पोलर बॉडी। मुझे बताओ यही चाहिए था तुम्हें फ्लो चार्ट, क्या यही फ्लो चार्ट चाहिए था, ठीक है। ऑफ कोर्स बेटा लिख लो, बेटा ये नहीं पूछा करो, अगर मैं इतना टाइम देके लिख रही हूं तो आप भी तो लिखेंगे ना बच्चों, आप भी तो लिखेंगे, लिख लो। 2 बार लिखोगे तो तुम्हें ही याद होगा ना बेटा, क्या, इट्स ओके। प्रेजेंट इन एनसीईआरटी वी डोंट नीड टू राइट। अरे भाई एनसीईआरटी प्रेजेंट है, फिर तो कोई नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। देखो ना क्या हुआ, ऊगोनिया थी, प्लॉइडी 2n था, माइटोसिस किसमें कन्वर्ट हो रही है, प्राइमरी oocyte। प्लॉइडी कितनी है, 2n। एम्ब्रियोनिक लाइफ में इसने मियोसिस 1 चालू किया बट कंप्लीट नहीं किया, तो अरेस्ट हो गई प्रोफेज 1 मियोसिस 1 प्राइमरी oocyte। कब कंप्लीट करेगी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो इक्वेशनल डिवीजन है, मतलब रिडक्शनल डिवीजन है, लेकिन अनइक्वल साइज के सेल्स बन रहे हैं। फर्स्ट पोलर बॉडी प्लॉइडी तो n है, डिग्रेड हो जाती है। एक बन रही है सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 चालू हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, मेटाफेज 2 मियोसिस 2 में अरेस्ट हो गई। कब ये अरेस्ट रिलीज होगा, जब स्पर्म का कांटेक्ट होगा, क्या बनाएगी, अगेन अनइक्वल डिवीजन, सेकेंड पोलर बॉडी डिग्रेड हो गया और ओवम या फिर ooted, ठीक है। हाँ कोई नहीं, ठीक है। डन एवरीबॉडी, यस।
पोलर बॉडी उसी फॉलिकल के अंदर होती है। यस बेटा, जोत बेदी जपन, यस उसी फॉलिकल के अंदर ही होती है बेटा, उसी फॉलिकल के अंदर ही होती है बेटा। यस, so now beta we have done the concept beta, we have written the points in the bullet, we have also written this, ठीक है। now I will ask you a few questions after we are done reading NCERT। मैं एक बार NCERT आपको रीड कराऊंगी, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लूं बिना NCERT रीड किए। क्वेश्चन क्या पूछना, बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है। जैसे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म, जल्दी बताओ, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म, यस एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म, कितने स्पर्म, कितने स्पर्म, 4 स्पर्म, 4 स्पर्म। और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म, 2 स्पर्म, राइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बनते हैं, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म्स बनते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं मेरे बच्चे, एक प्राइमरी oocyte से कितना ओवम बनेगा, तो क्या आंसर होगा बालकों, क्या आंसर होगा? एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम बनेंगे, कितने ओवम बनेंगे, कितने ओवम बनेंगे? सिर्फ एक। एक सेकेंडरी oocyte से भी कितने ओवम बनेंगे? सिर्फ एक। समझ आ रही है बात? क्योंकि ना ये आगे जाके ओवम बना रहा है, जब ये आगे जाके डिवाइड ही नहीं कर रहा भैया, तो एक सेकेंडरी oocyte ही बचा, 2 सेकेंडरी oocyte तो थे नहीं, एक सेकेंडरी oocyte है तो ओवम भी एक बनेगा। गॉट माई पॉइंट एवरीबॉडी? क्लियर है? ये सभी तो सही तो आंसर दे रहे हो, फिर कहां समस्या है? आंसर तो सही दे रहे हो। यस, डन। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करें बालकों, करें बेटा। मेरे को एक बार बता दो ये कौन से पेज नंबर में दिया है, ये वाला न्यू और ओल्ड दोनों एनसीईआरटी के लिए बता दो कौन से पेज नंबर में दिया है, कौन से पेज नंबर में दिया, एक बार बता दो। मैं पुराना डिलीट कर देती हूँ ना। हाँ, कौन से पेज नंबर में है? 32 और 48, 32 और 48 या 49, ठीक है बेटा, चेक कर लो। 32, 48, 49, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी में आई थिंक 48, 49 होगा। आई थिंक दिस इज ओल्ड एंड दिस इज न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। 48 वाला जो है ओल्ड एनसीईआरटी है, और ये बाकी एक बार आप मेरे साथ रीड करो और देखो एनसीईआरटी बिकम्स सो स्मूथ बेटा, ठीक है। देखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड एज oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis. We already saw it's quite different. Oogenesis is initiated during embryonic development stage when a couple of million gamete mother cell क्यों बोला oogonia को भैया? मां से ही तो आगे जाके जन्म हो रहा है ना ओवम का। couple of million oogonia are formed within each fetal ovary. No more oogonia are formed and added after birth. हम लिख चुके हैं ये लाइन। These cells start division and enter into the prophase 1 of meiotic 1 and gets temporarily arrested at that stage called primary oocyte. इस लाइन से बहुत कंफ्यूजन होती है, पर पूरा लाइन पढ़ोगे तब समझ में आएगा। बोला these cells start division and enter into the prophase 1 of meiotic 1 gets temporarily arrested at that stage, जिस स्टेज को बोला जाता है प्राइमरी oocyte। एक्चुअल में वो जो प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 में जो स्टेज अरेस्टेड है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte। और आगे हम देखेंगे भी कि oogonia में तो माइटोसिस हो रहा है, ठीक है। ईच प्राइमरी oocyte गेट्स सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल एंड इज कॉल्ड एज प्राइमरी फॉलिकल। यही तो हमने बोला ना, प्राइमरी oocyte के अराउंड जब आपको सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल दिख रही है तो वही फॉलिकल कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। समझ आ गई? अब देखो ये बात, a large number of these follicles degenerate during the phase from birth to puberty. Did you all read this point nicely? A large number of these follicles जिसके साथ हम पैदा होते हैं वो birth से लेके puberty तक डेथ कर जाते हैं, which is why at puberty only 60,000 से 80,000 primary follicles are left in each ovary, right? The primary follicle gets surrounded by more layer of granulosa cell and the new theca layer is called as secondary follicle. We have already done it beta. More granulosa cell and a new theca secondary follicle, है ना?
Secondary follicle soon transforms into a tertiary follicle, which is characterized by a fluid-filled antrum. The theca layer is now beta organized into theca interna and theca externa. It is important to draw your attention that at this stage that the primary oocyte, beta star mark this line, very important line. See, it is important to draw your attention that at this stage the primary oocyte within the tertiary follicle grows in size and completes its first meiotic division. Got my point? क्या लिखा है? इसी फॉलिकल के अंदर यही वो टाइम होता है जब वो अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करती है और अनइक्वली कंप्लीट करती है. इट इज एन अनइक्वल डिवीजन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज सेकेंडरी यूसाइट एंड अ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी. राइट? अब देखो आगे क्या लिखा है. द सेकेंडरी यूसाइट रिटेन्स बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ प्राइमरी यूसाइट. अपने अंदर ज्यादा साइटोप्लाज्म रिटेन कर लेती है. डू यू नो द एडवांटेज ऑफ दिस? नाउ यू गाइज नो. नाउ यू ऑल नो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस. क्या एडवांटेज है? स्पर्म की हेल्प कर रहे हैं यार अपन. स्पर्म की हेल्प क्यों कर रहे हैं? वो बेचारा अपने साथ बहुत ही कम बेटा क्या लेके आया है? साइटोप्लाज्म. तो हमारा कुछ कर्तव्य बनता है, तो इनका कर्तव्य था ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म रिटेन करने का, और ज्यादा से ज्यादा साइटोप्लाज्म इन्होंने अपने अंदर रिटेन कर लिया. फायदा हुआ, आगे जाइगोट को न्यूट्रिएंट मिलेगा. डज द फर्स्ट पोलर बॉडी बॉर्न आउट ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन डिवाइड फर्दर और डीजनरेट? ह्यूमंस के केस में डीजनरेट कर लेता है, लेकिन अगर इन जनरल पूछा जाए तो फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड करके बेटा 2 और पोलर बॉडीज बना सकती है. ठीक है, मतलब फर्स्ट पोलर बॉडी भी डिवाइड करेगी, सेकंड पोलर बॉडी भी डिवाइड कर सकती है, बट अदर एनिमल्स के केस में, अपने केस में नहीं. समझ आ गई बात? हमारे केस में डीजनरेट हो जाएगी. हमारे यहाँ पे कोई उससे फर्दर कुछ नहीं बन रहा है. एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन अबाउट दिस. वैसे एनसीईआरटी ने कहा हमें इसके बारे में भी कुछ पता नहीं है, लेकिन हम आपसे जरूर पूछेंगे. ठीक है, आपको कंफ्यूज करेंगे. द टर्शरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा सराउंडिंग इट. यही बोला था, सेकेंडरी oocyte अपने अराउंड एक नई लेयर बना लेती है जिसे बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा. द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte और ओवम. देखो कितनी शानी बन रही है अपनी एनसीईआरटी. कह रही है ग्राफियन फॉलिकल टूटती है तो वो सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है, या फिर ओवम. या फिर ओवम क्या होता है आपको करेक्ट पता है कि ओवम तो तब बनेगा ना भाई, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम थोड़ी बन जाएगा भाई. ओवम तो तब बनेगा जब स्पर्म एक्चुअल में कांटेक्ट करता है. समझ आ रही है बात? लेकिन इन्होंने दोनों के लिए बेटा एक दूसरे को एक्सचेंज कर करके वर्ड यूज किया, नो प्रॉब्लम. ठीक है, फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. कैन यू ड्रॉ द डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis? ठीक है, अब बेटा ये डायग्राम जरा देखना. ये डायग्राम जरा देखना बेटा. ooted ओवम का दूसरा नाम है. बिल्कुल सही सागर बेटा, आपने किसी का आंसर दिया है बेटा. अब ये डायग्राम जरा ऑब्जर्व करना. ये आपके बेटा देखो एनसीईआरटी में ओवरी का सेक्शन दिया हुआ है. वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है. बेटा देखो ये मैं बना सकती हूं, मैं बना के सुंदर से तुम्हें एक डायग्राम दिखा दूं, लेकिन वो तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट ही होगा. मैं बहुत सुंदर से ऐसे करके फॉलिकल्स तुम्हें दिखा सकती हूँ. ये सेम फॉलिकल्स जो हमने उस दिन बेटा अलग से बनाए हैं, वही फॉलिकल्स बेटा यहां बनाए हुए हैं, लेकिन तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. जैसे तुम्हें दिखाया ये प्राइमरी फॉलिकल है, जब प्राइमरी फॉलिकल बड़ा हुआ तो सेकेंडरी फॉलिकल बना, सेकेंडरी फॉलिकल बड़ा हुआ तो टर्शरी फॉलिकल बना. वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है. दिस इज विच फॉलिकल विद एंट्रम. फिर ये मैच्योर हुआ तो ग्राफियन फॉलिकल बना. और ग्राफियन फॉलिकल बेटा मैं ओवरी को जब भी बनाती हूँ तो मैं ऐसे करके इस साइड से ऐसे टूटा हुआ बनाती थी, ऐसे बनाती थी, इधर से गैप दिखाती थी, क्योंकि मैं ये दिखाना चाहती थी ये जो आपका मैच्योर फॉलिकल है जिसे तुम ग्राफियन फॉलिकल बोल रहे हो, ये रप्चर हो जाता है. तो रप्चर होके एक्चुअल में ओवम या फिर करेक्ट क्या है सेकेंडरी oocyte को ये रिलीज करता है. और ये रप्चर कैसे होता है ये हम आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी समझेंगे. ठीक है, और ये देखो बेटा जब ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ तो रप्चर करके जो बची कुची बॉडी है उसने कॉर्पस ल्यूटियम बनाया जो हार्मोन सिक्रीट करती है, और यहां ओव्यूलेशन हो गया. एंटायर थिंग शुड बी क्लियर टू यू. जस्ट लेट मी नो क्या एनसीईआरटी समझ में आई. और देखो ये वो फ्लो चार्ट है जिसमें oogenesis दिखाया है. oogonia प्लॉइडी 2n, ठीक है, 44 प्लस XX. प्राइमरी oocyte प्लॉइडी 2n, XX ही होता है अपने पास. तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन. ऑफ कोर्स बेटा ओव्यूलेशन होने से पहले ही कंप्लीट होगा. जब इसकी कंप्लीट होती है डिवीजन प्राइमरी oocyte की, प्राइमरी oocyte की डिवीजन कंप्लीट होती है तो ये क्या बनाती है, फर्स्ट पोलर बॉडी जो छोटा है,
और दूसरी सेकेंड पोलर बॉडी, सॉरी दूसरी सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte में बेटा मियोसिस 2 होता है। जब मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है तो एक ओवम बनती है और एक सेकेंड पोलर बॉडी। लेकिन क्या तुम सिर्फ बेटा इस डायग्राम से कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि फीटल लाइफ से चाइल्डहुड तक ये क्या दिखाने की कोशिश की है? एक्चुअल में कुछ दिखाने की कोशिश नहीं की है, देखो, लेकिन कुछ लिखा नहीं है। फिर फीटल लाइफ में क्या दिखाने की कोशिश की है, फिर एडल्ट्स में क्या दिखाने की कोशिश की है, इससे नहीं समझ आएगा। ठीक है रिया, वेरी गुड बेटा, क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो एक बेटा जोरदार दिल बना दो बेटा। मेरे ख्याल में मैं जेन्युइनली अपने लिए वैसे करके नहीं बोल रही कि मैंने बहुत तोप पढ़ा दिया होगा, सब बेटा अच्छा ही पढ़ाते हैं और सब अच्छा ही पढ़ाते हैं, लेकिन बात यह है कि मैंने कोशिश करी है कि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, तुम्हें किसी टाइम पीरियड में कंफ्यूजन ना हो कि किस टाइम पीरियड में कौन सी फॉलिकल कौन सी oocyte। तो मैंने उस तरीके से तुम्हें पढ़ाने की कोशिश की है कि तुम्हारे मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, डन, आपको क्लियर होना चाहिए। और आप बेटा इस टॉपिक को 3-4 बार पढ़ेंगे, 3-4 बार क्या बेटा, आई थिंक अगर क्लास में अच्छे से पढ़ लिया होगा तो 2 बार पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है ना, डन 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 डन, क्लियर है? ठीक है, यस एवरीबॉडी, जिनको समाप्ति एक्सप्रेस चाहिए उनके लिए क्विक रिवीजन। couple of million of oogonia with ploidy 2n is present during the embryonic life. There is no more oogonia which is added after birth. हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में बेटा बहुत सारी oogonia देखते हैं जिसकी प्लॉइडी 2n होती है, जो माइटोसिस करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी oocyte में। प्राइमरी oocyte एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही है जिसके अराउंड सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल दिखती है, यानी कि वो प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। वो प्राइमरी oocyte जो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ में था, वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही मियोसिस 1 स्टार्ट करता है, बट अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 मियोसिस 1 में। जब एक फीमेल पैदा हुई तो उसी प्राइमरी oocyte के साथ पैदा हुई जो प्रोफेज 1 मियोसिस 1 में अरेस्टेड था विद इन द प्राइमरी फॉलिकल। बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक कोई चेंज नहीं हुआ एक्सेप्ट प्राइमरी फॉलिकल की डेथ, फॉलिक्यूलर एट्रेशिया, यानी प्यूबर्टी तक आते आते वही प्राइमरी oocyte जो प्रोफेज 1 मियोसिस 1 में अरेस्टेड था इन दी प्राइमरी फॉलिकल, each ovary is left with only 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल। प्यूबर्टी आई बेटा, हार्मोन चेंज हुआ, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी में कन्वर्ट हुई, सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट हुई, और ये जो प्राइमरी oocyte था जो प्रोफेज 1 मियोसिस 1 में अरेस्टेड था, ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, अनइक्वल डिवाइड करता है, लेकिन रिडक्शनल डिवीजन है, तो एक फर्स्ट पोलर बॉडी छोटी सी और एक सेकेंडरी oocyte। अब ये सेकेंडरी oocyte आपके टर्शरी फॉलिकल के अंदर तो बनी और आगे जाके ये टर्शरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल बना रहा है, और इसी के अंदर आपको सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 बेटा स्टार्ट करती है बट कंप्लीट नहीं करती है, मेटाफेज 2 मियोसिस 2 में अरेस्ट हो जाती है। ये अरेस्ट तब रिलीज होगा जब स्पर्म आएगा, और क्या आगे फिनोमिना होगा वो तो फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। डन 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 डन, अब तो हो जाना चाहिए। ठीक है, यस यस, क्लियर है ना? ओपन आइज तो कर ही लिया है, मेरी आंखें इतनी छोटी है, क्या करें। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब क्या, अनदर फेवरेट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, स्टार्ट करें। सो कुछ बेसिक टर्म से बेटा शुरू करते हैं कि बेसिक टर्म्स जैसे कि मीनार्क क्या होता है, मेनोपॉज क्या होता है, ठीक है, और किन में आपको दिखता है ऑब्वियसली। ठीक है, एक सेकंड बस मुझे देना बेटा। यस, ऑफ कोर्स दिस इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल। अगेन बेटा अगर एनसीईआरटी का ये डायग्राम देखोगे, अगर एनसीईआरटी का ये डायग्राम देखोगे सिर्फ और इससे समझने की कोशिश करोगे तो थोड़ी कंफ्यूजन होगी, लेकिन बेटा इसकी हम एनिमेशन भी देखेंगे, इसकी हम एनिमेशन भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब हम बेटा इसको थोड़ा सा क्या करके पढ़ेंगे, डिटेल में अलग अलग से थोड़ा सा इलैबोरेटेड वे में पढ़ेंगे तो ये साइकिल हमें मस्त समझ में आएगी। और बेटा एक जनरल आपको एक बात बताना चाहती हूँ, हाँ साइंटिफिकली मैं नहीं बोल रही हूँ कि सारा कुछ सबको पता होना चाहिए, बट एक नॉन साइंस स्टूडेंट को भी एटलीस्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन। आई एम नॉट सेइंग कि उससे रिलेटेड वो बायो के क्वेश्चन एकदम गजब सॉल्व कर ले, लेकिन बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बिकॉज दिस इज जनरल नॉलेज। ये एजुकेशन आपके लिए जरूरी है इवन फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो बस और कुछ नहीं, हम क्या करते हैं बेटा कुछ जनरल टर्म्स लिखते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि मैमल्स में दिखती है, मैमल्स की 2 कैटेगरीज होती हैं बेटा, प्राइमेट मैमल्स होते हैं और नॉन प्राइमेट्स होते हैं। प्राइमेट्स में आते हैं जैसे कि एप्स, मंकी एंड ह्यूमन, इन्हें प्राइमेट्स बोलते हैं। बाकी आपके आगे कैट, आपके आगे डॉग, है ना, ये सारे नॉन प्राइमेट्स होते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो आपका डिलीट हो चुका है ना बेटा 12th क्लास में से, उसमें एक साइकिल दी होती है ईस्ट्रस साइकिल, वो सीजनल ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है,
वो उनमें ईस्ट्रस साइकिल चलती है, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है। कैट, डॉग की जो मैं बात कर रही हूँ, डियर, इन सब की। जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द मैमल्स हैं उन्हें नॉन प्राइमेट्स बोलते हैं, उनमें वो सीजनल हीट पीरियड होता है, ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। हालांकि तुम्हारा वो चैप्टर डिलीट हो गया तो तुमने पढ़ा नहीं है। लेकिन बेटा प्राइमेट मैमल्स यानी कि जो मैं एप्स बोल रही हूँ, जो मैं मंकी बोल रही हूँ, या मैं ह्यूमंस बोल रही हूँ, इनमें फीमेल्स में एक रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाती है। इसके स्टार्ट को बोला जाता है मीनार्क, जो कि प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, ऑब्वियसली 11, 12, 13 साल की उम्र में हार्मोन्स के चेंजेस की वजह से। और जब ये बेटा रुक जाती है अराउंड 45-50 की एज में, इसे बोला जाता है मेनोपॉज, इसे बोला जाता है मेनोपॉज। तो पहले मैं कुछ बेसिक चीजें बेटा इसके बारे में लिखती हूँ, फिर हम समझेंगे। और बेटा बिल्कुल प्यार से इसे धीरे धीरे करके समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, बढ़िया समझ में आएगा, शानदार समझ में आएगा। आई प्रॉमिस यू दिस इज गोइंग टू बी अनदर टॉपिक विच इज गोइंग टू बी योर फेवरेट। एंड इफ यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड देयर आर फ्रेंड्स इन योर क्लासरूम, अगर तुम स्कूल जाते हो, उनको भी बढ़िया समझा सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ी अनक्लियर एक्सप्लेनेशंस है। तो हम क्या लिख रहे हैं बेटा, दिस इज अ रिप्रोडक्टिव साइकिल। पर बेटा सिर्फ अपनी इंप्रेशन झाड़ने के लिए किसी को नहीं बताना है, ठीक है, कि मैं इंप्रेस करूंगा किसी को, वैसे भावना से नहीं बताना है। रिप्रोडक्टिव साइकिल इन प्राइमेट मैमल्स लाइक apes, monkey, human, ठीक है। दो तीन टर्म्स जो बोले बेटा, मीनार्क, मेनोपॉज, ठीक। तो इससे बोलते हैं स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइकिल क्यों बोला बेटे को, देयर इज द कंप्लीट साइकिल, एक पूरी कंप्लीट साइकिल को हम बोलते हैं। उस साइकिल में क्या क्या आता है वो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है। यस, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि अराउंड प्यूबर्टी के टाइम पे होता है, और यहां पे हम बोल सकते हैं अराउंड 45-50 की एज तक चलता है ये, ठीक है, ठीक है। यस एवरीबॉडी, देखो सिर्फ आधा घंटा बचा है बेटा, देखो कितनी जल्दी टाइम गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता है ना। मैम आपने सपोला इसने नहीं लिखा, क्योंकि क्या लिखती बेटा सपोला, है ना। हाँ स्टॉप नहीं मैम, एंड लिख दो, बड़े आए अंग्रेजी सिखाएंगे। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक द क्लास ओनली इन इंग्लिश। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. This is a reproductive cycle that you see in the female primates. Okay, so are we guys done? So we can start with the next slide. Okay, so I'm going to divide this entire menstrual cycle into two parts. जब बेटा स्कूल में ऐसा होता था ना, कई बच्चों को, छोटे बच्चे होते थे, छोटे बच्चों को बोलते थे, मतलब रट के चले आते थे, पूरा सिखा देते थे, उनको पूरा लर्न करवाते थे जो भी उनको स्टेज पे बोलना है। तो मेरे को तो इतनी जल्दी होती थी कि कब बोल के निकलूं। My name is Samapti and respected principal sir, teachers and all my dear friends. Today I am going to recite a poem and the title of my poem is Hands on My Side. Hands on my side. What is this dear? This is my head bonnet, mama, my dear. Head bonnet. चलो यार। तो बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है, रिप्रोडक्टिव साइकिल तो है, और इसमें बेटा देखो फीमेल की बॉडी के अंदर दो जगह पे मेनली चेंजेस हो रहे होते हैं। एक होता है बेटा ओवरी, और एक होती है फीमेल की यूट्रस। सो दीज आर बेटा द टू प्लेसेस वेयर देयर आर अ लॉट ऑफ चेंजेस। अभी इसको ध्यान से सुनना। अभी मैं बेटा आपको इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का ट्रेलर दिखा रही हूं। ट्रेलर मतलब ऐसी बेसिक्स बताऊंगी जिन बेसिक्स से बेटा तुम्हारा आगे का साइकिल जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने क्या बोला मेनली। अच्छा, वापस से बेटा अटेंशन, कम ऑन गाइस, ठीक है, वापस से अटेंशन। मैंने क्या बोला,
दो जगह पे बेटा फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस दिख रहे हैं। एक तुम्हें दिख रहा है फीमेल की ओवरी के अंदर और एक दिखेगा तुम्हें फीमेल के यूट्रस के अंदर। एनसीईआरटी ने क्या किया ना बेटा, एनसीईआरटी ने, अगर तुम ये वाला देखो, यहां पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन, फॉलिक्यूलर फेज, ल्यूटियल फेज, जिससे सिक्रेटरी फेज लिखा है, प्रोलिफरेटिव फेज। तो एनसीईआरटी ने क्या किया ना बेटा, एनसीईआरटी ने, अच्छा लास्ट स्लाइड ये वाला लिखना है क्या, लिख लो। एनसीईआरटी ने ओवरी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं और यूट्रस के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं बेटा, उसको अलग अलग से डिफाइन नहीं किया है हम, लेकिन बेटा इसे अलग अलग से डिफाइन करेंगे। हम इसे बेटा अलग अलग से डिफाइन करेंगे। हम देखेंगे ओवरी में क्या क्या चेंजेस हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में और उनके नाम क्या क्या हैं, और यूट्रस में क्या क्या चेंजेस है उसके नाम क्या क्या है। फिर मैं आपको एनसीईआरटी से रिलेट कराऊंगी तो आपको आसान लगेगा। लेकिन इसके साथ साथ बेटा दो चीजें और हमें पता होनी चाहिए। एक तो टर्म्स पता होनी चाहिए, प्लस हॉर्मोन्स, कि ऐसा क्या होता है प्यूबर्टी के वक्त में, और ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या कर रही है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या कर रही है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या कर रही है, फॉलिकल बड़े हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, उसके हार्मोन का आगे क्या इंपैक्ट हो रहा है। ये सारी चीजें हमें बेसिक्स पहले पता होनी चाहिए। अगर ये बेसिक्स मुझे पता होगी ना बेटा, एंड बेटा एक चीज और मैं आपसे एक चीज मांगना चाहती हूं, दिस इज अनदर टॉपिक जो आपको विद टाइम समझ में आता रहेगा। दिस इज द काइंड ऑफ टॉपिक जो पहली बार से सारा सारा नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना आपको क्लियर होता जाएगा। सो यू हैव टू गिव टाइम टू दिस टॉपिक, ठीक है, विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है ना। चलो तो हम बेटा, अरे मैं साइड तो होगी बेटा, इसमें क्या लिखना है, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यही तो लिखना है, ठीक है। डन करे, यस मानव, यस मुस्कान, प्रियांशु, एवरीबॉडी एवरीबॉडी। अरे भाई इंस्टाग्राम आईडी काहे दे रहे हो यार आफरीन। चलो स्टार्ट करें। चलो तो बेटा मैं क्या बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल इवेंट्स को मैं इस तरीके से डिवाइड कर देती हूं। आप इसी तरीके से लिखो बेटा, नॉर्मल पोर्ट्रेट में लिखना है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल इवेंट्स को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं। एक पार्ट में लिख रही हूं कि फीमेल की ओवरी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, जिसे हम ओवेरियन इवेंट्स बोलते हैं, और एक हम लिख रहे हैं फीमेल की यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे हैं, जिसे हम यूटराइन इवेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हमने यहां पे लिखा है ओवेरियन इवेंट्स, ओवेरियन इवेंट्स जो कि फीमेल की ओवरी से रिलेटेड है, कि फीमेल की ओवरी में क्या चेंजेस हैं, और दूसरा बेटा यूटराइन इवेंट्स, ठीक है। और आप इसको धीरे धीरे करके रिलेट कर पाएंगे बच्चों, ठीक है। ओवेरियन इवेंट्स में मैं लिखना चाहती हूं क्या, ओवेरियन इवेंट्स में मैं नंबर 1 लिखना चाहती हूं फॉलिक्यूलर फेज। वैसे तो बेटा तुम काफी स्मार्ट हो, तुम इनके नाम से बता पाओगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। दूसरा जो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं हुआ है, ओव्यूलेटरी फेज, और तीसरा जिसे बोलते हैं ल्यूटियल फेज। और बेटा यूटराइन इवेंट्स में हम लिखेंगे नंबर 1 मेंस्ट्रुएशन फेज या मेंस्ट्रुअल ब्लीड, दूसरा हम लिखेंगे प्रोलिफरेटिव फेज, और तीसरा बेटा हम लिखेंगे सिक्रीटरी फेज। अब देखो आप धीरे धीरे ये सारी टर्मिनोलॉजी समझते जाएंगे और सीखते जाएंगे, ठीक है। नहीं नहीं लैंडस्केप नहीं बनाना बेटा, आप नॉर्मल बना सकते हो, नॉर्मल। अब देखो बेटा मैं आपको अभी एक चीज समझाऊंगी बेसिक्स, जहां मैं हार्मोन्स का कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, वहां पे आपको थोड़ी बहुत इनके बारे में चीजें समझ में आ जाएंगी। अगला जो मैं स्लाइड बताने वाली हूं दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज गोइंग टू बी बेटा द बेसिक्स for the entire menstrual cycle that you need to understand, okay? So the next slide will be very important. I am giving you 2 minutes time, you can note it down, ठीक है। और हो सकता है फिर आगे साइकिल को हम कल के क्लास में कंटिन्यू करें। चलो शेजल बेटा दिया है, ओव्यूलेटरी फेज भी दिया है क्या, फिर तो बहुत बढ़िया बात है यार। वैसे तो एनसीईआरटी अपन साथ के साथ रीड करते ही हैं, तो मैं एनसीईआरटी तो पढ़ा ही दूंगी आपको। हो गया है सबका, एवरीबॉडी डन। सो ओवरी में जो चेंजेस हुए उसे ओवेरियन फेजेस बोला, यूट्री बोल रही हूँ, यूट्रस में जो चेंजेस हुए उसे यूटराइन इवेंट्स बोला। 3 यहां पे लिखे हैं मैंने, 3 वहां पे लिखे हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब देखो
अब देखो बेटा, मैं आपको कुछ हार्मोन्स के बारे में बताने वाली हूं। आप नॉर्मल पोर्ट्रेट में लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या करूं यार, पोर्ट्रेट में ही बताऊं? चलो पोर्ट्रेट में ही बताती हूँ बेटा, मेरे को पता नहीं है कि मैं लैंडस्केप में तुम्हें बताऊं, क्योंकि ये मैं तुम्हें थोड़ा सा मैं ना अलग तरीके से बता रही हूँ। अभी तक मैंने इस तरीके से कभी बताया नहीं है, बट आई थिंक इस तरीके से बताऊंगी तो तुम्हें पहले से बेसिक्स थोड़ी सी क्लैरिटी होगी, क्योंकि तुम्हें 11th का हार्मोन भी थोड़ा कम ही याद है। तो कोई बात नहीं, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाओ, ठीक है, नॉर्मल पोर्ट्रेट में बनाओ। देखो हम क्या कहते हैं बच्चों, हाइपोथैलेमस है अपने पास, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के दो हार्मोन्स, सॉरी एक हार्मोन के बारे में हमने पढ़ा है, कौन सा हार्मोन? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसी के बारे में मुझे बात करनी है। तो मैंने बोला इसका एक हार्मोन है GnRH। ये किस पर एक्ट करेगा बच्चों? एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी के तुमने दो हार्मोन्स पढ़े हैं, तो पहले मैं एक हार्मोन के बारे में डिस्कस करूंगी और फिर मैं दूसरे हार्मोन के बारे में डिस्कस करूंगी। तो दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन है FSH और LH। पहले मैं किसकी बात कर रही हूं? पहले मैं बात करूंगी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? अब आप मुझे बताओ, फीमेल की ओवरी के अंदर प्यूबर्टी के टाइम पे क्या प्रेजेंट है? आप मुझे बताओ। जो अभी मैंने एक डायग्राम दिखाया था NCERT में ऐसे करके, फीमेल की ओवरी में प्यूबर्टी के दौरान क्या प्रेजेंट है इस तरीके से, और उसके अंदर क्या है, क्या प्रेजेंट है और उसके अंदर क्या है, मेरे को बताओ। यस यार बेटा, क्या टाइम नहीं दिया लिखने के लिए? ये मिस्टर ऑगी एंड द कॉकरोचेस जो अपना नाम चेंज करके कह रहे हैं मैम टाइम दो लिखने के लिए। मैंने टाइम नहीं दिया था क्या? वापस दे दूंगी, नाराज का है, पर मैंने 2 मिनट टाइम तो दिया था बेटा। हाँ लिख लो, चलो कोई बात नहीं, चलो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, टेक योर टाइम। तो क्या बोला बेटा? आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि एट द टाइम ऑफ बेटा व्हाट, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी अपने पास क्या होती है? प्राइमरी फॉलिकल होती है, और प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है। बेटा इस इवेंट को मैंने, फर्स्ट इवेंट को क्या लिखा हुआ है? फॉलिक्यूलर फेज। फर्स्ट इवेंट मैंने ओवरी का क्या लिखा हुआ है? फॉलिक्यूलर फेज। मैंने आपको ये भी बताया था ना बेटा, जब प्यूबर्टी आती है तो GnRH बढ़ रहा है और FSH LH भी तो बढ़ रहा है, राइट? तो आपको ये भी तो समझ में आना चाहिए ना बेटा कि फॉलिक्यूलर फेज का मतलब ये हो सकता है कि फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, राइट? यस, फॉलिकल्स की ग्रोथ हो रही है, राइट बच्चों? यस, कह सकते हैं ऐसा। तो यार ये जो प्राइमरी से सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी से टर्शरी बन रहा है, तुम्हें नहीं लगता ये FSH करवा रहा होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन? और इसी फेज को एक्चुअल में हम बेटा फॉलिक्यूलर फेज कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर मैं देखना चाहूं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी के अंदर ये जो फॉलिक्यूलर फेज चलती है, जिसमें कि मैं कह रही हूं फॉलिक्यूलर का मतलब है फॉलिकल्स की ग्रोथ, ये किस हार्मोन के इंफ्लुएंस में हो रही है मैम? FSH, जिसका नाम ही है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। भैया वो फॉलिकल को स्टिमुलेट कराएगा ना, तो मैं ऐसे लिख सकती हूं यहां पे बच्चों, लिखना स्टार्ट करो। मैं इन एरोज को ना ग्रीन कलर से बना देती हूं, थोड़ा मेरे लिए बेटर होता है। तो मैं कह रही हूं ये FSH ने क्या किया? FSH ने फॉलिकल्स को बड़ा किया, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। कह सकते हैं इसमें किसी को कोई दुख दर्द समस्या? पहले मेरे को ये बताओ, कोई दुख दर्द समस्या? क्या मैं कह सकती हूं कि इनकी ग्रोथ हो रही है? इसी को मैं फॉलिक्यूलर फेज तो बोलूंगी आगे जाके, इन्हीं को मैं आगे जाके फॉलिक्यूलर फेज बोलूंगी। एवरीबॉडी यस, एवरीबॉडी यस। GF का मतलब ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है? अब बेटा मैंने क्या बोला था कि इन सब में बेटा, इन सारी फॉलिकल्स के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जो कॉमन होती है। ओह गॉड, आई गॉट स्कैर्ड। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर, गूज़बम्स आ गए यार। MR सर ने मेरे को डरा ही दिया। सर आ जाओ। अच्छा वैसे मैं साइड में थी, मेरा तो बैंड ही बच जाता। अरे इतना डरावना हो गया मैं? मैम को मैंने बोला हेलो मैम, मैम डर गई। एक्चुअली में रूम बंद होता है ना, बाहर रिकॉर्डिंग का लगा होता है तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता है ना। नहीं मैं पता नहीं सर, एक्चुअली इसमें थी ना तो। हाँ सॉरी 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 मैम, सॉरी।
मैम बोले यस मतलब, तो मैं गेट खोल के बोल दिया यस मतलब यस। चलो बाय, आज क्लास नहीं होगी हमारी। थैंक यू मैम, सॉरी 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 मैम। अरे सर मुझे लगा था लक्ष्य की क्लास चल रही है। हाँ लक्ष्य की है सर। हाँ 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 बैंड बज गई। पसीने छूट रहे हैं। ऐसा डरी बेटा, ऐसा डरी, क्या बताऊं। स्टार्ट करें वापस से? यस। अरे मैं एक्चुअली टॉपिक में इतना घुसी हुई थी यार, मैं ग्राफियन फॉलिकल मेरे अंदर ओवर ही चल रहा था दिमाग में, ठीक है। और सर ने इतनी तेज से बोला कि मैं टॉपिक से ना एकदम से डर गई। अब मेरे को भी अपना रिएक्शन याद नहीं है। अच्छा हुआ मैं स्क्रीन के सामने नहीं थी यार, हैं। चलो स्टार्ट करें वापस से, एवरीबॉडी स्टार्ट करें क्या? चलो, मैं बहुत डरपोक हूं बेटा, एंड दिस वाज अ गुड एग्जांपल। वापस से चालू करो वापस से। यस, वापस से अटेंशन। मैं यहां बेटा घुसी हुई थी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर, ठीक है। चलो, तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने बेटा प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी में कन्वर्ट किया, सेकेंडरी को टर्शरी में कन्वर्ट किया, टर्शरी को ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट किया, ठीक है। सारे फॉलिकल, ओके, बैक वापस यहां पे। हाँ, तो बेटा सारे फॉलिकल्स में बेटा कुछ सेल्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। आप मुझे बताओ बेटा, वो कौन से फॉलिकल्स होते हैं? वो कौन से फॉलिकल? पढ़ाना छोड़ दूंगी अभी, चुप हो जाओ। कौन से फॉलिकल्स होते हैं? अरे यार, कौन से सेल्स होते हैं? ग्रैन्युलोसा सेल्स। यस, सारे फॉलिकल्स के अंदर ग्रैन्युलोसा सेल्स कॉमन होते हैं। और मैंने आपको बेटा एक चीज लिखवाई थी, ग्रैन्युलोसा सेल्स सिक्रीट्स अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज ईस्ट्रोजन। करेक्ट है ये बात? यस एवरीबॉडी, राइट? सो आई कैन से ऑल दीज फॉलिकल्स, ये सारे बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में ग्रो तो कर रहे हैं। और सारे फॉलिकल्स के पास बेटा एक खास बात है कि सबके पास ग्रैन्युलोसा सेल्स होते हैं, राइट? ग्रैन्युलोसा सेल्स ईस्ट्रोजन बनाते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताओ बेटा, प्राइमरी के अंदर सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, सेकेंडरी के अंदर थोड़े और ग्रैन्युलोसा सेल्स, टर्शरी के अंदर आप मतलब वाइल द फॉलिकल इज ग्रोइंग, आपको लगता है बेटा ईस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ेगा? क्या मैं कह सकती हूं बच्चों कि ये सारे मिलके क्या मैं कह सकती हूं? सिक्रीट्स ईस्ट्रोजन। एम आई करेक्ट और नॉट? राइट है ये, बाय ग्रैन्युलोसा सेल्स, ऐसा कह सकती हूं। और आपको क्या लगता है बेटा कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन कौन प्रोड्यूस करेगा? हाईएस्ट ईस्ट्रोजन? ग्राफियन फॉलिकल करेगा कि नहीं? एवरीबॉडी यस, मैक्सिमम ईस्ट्रोजन बेटा ग्राफियन फॉलिकल करता है। और ये मैं आगे आपको पढ़ाते वक्त, मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम दिखाते वक्त भी आपको शो करूंगी कि एक जगह पे ईस्ट्रोजन का बहुत हाई पीक होता है, एंड दैट इज द स्टेज ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अब बेटा समझना, एक और चीज समझना, मैंने बोला ये जो फॉलिकल की ग्रोथ हो रही थी, इसे मैं बेटा, ये मैं बस बेसिक्स बता रही हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा खत्म, यहीं पे खत्म है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को आगे हम जब कंटिन्यू करेंगे तो मैं ये सारी चीजें बताऊंगी। अभी मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रही हूँ कि ये जैसे कि फॉलिकुलर फेज था जिसमें आपके फॉलिकल्स ग्रो किए एफएसएच की प्रेजेंस में, फॉलिकल्स ने ईस्ट्रोजन सिक्रीट किया। मैम ईस्ट्रोजन का क्या काम होता है? बेटा ईस्ट्रोजन का क्या काम होता है तो यहीं पे लर्न कर लो तो आगे आपको हेल्प होगा। ईस्ट्रोजन क्या करती है? यूट्रस की वॉल पर एक्ट करती है। और आप मुझे बताओ बेटा कौन सी वॉल पर एक्ट करेगी? जिस वॉल को बेटा ये धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करती है, जिस वॉल को बेटा ये धीरे धीरे बनाना स्टार्ट करती है। तो कौन सी वॉल होती है बेटा जिसमें मैंने कहा था हाईएस्ट चेंजेस हो रहे होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? सबसे ज्यादा चेंजेस होते हैं यूट्रस की कौन सी वॉल पे ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? कह सकती हूं एंडोमेट्रियम। यस, कह सकती हूं एंडोमेट्रियम। 3 लेयर्स आपने पढ़ी थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। यस, तो एंडोमेट्रियम इज द लेयर शोइंग द मैक्सिमम चेंजेस। अब देखना बेटा, ये ईस्ट्रोजन एक्चुअल में यूट्रस की एंडोमेट्रियम पर एक्ट करके उसको बनाती है। क्या जरूरत है मैम, क्यों बनाना पड़ रहा है मैम, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपके सिर्फ बेसिक्स क्लियर करना चाह रही हूं।
बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना समझने में, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, राइट? एंड कैन आई ऑल्सो से कि अगर ये हार्मोन यूट्रस की एंडोमेट्रियम पर एक्ट करके उसको बना रहा है, उसको बढ़ा रहा है, तो ये यूट्रस का प्रोलिफरेटिव फेज होगा क्या? यस। क्या मैं कह सकती हूं कि यूट्रस का जो मैंने ये एक फेज लिख रखा है प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है बढ़ना, प्रोलिफरेट करना, आगे बढ़ना, कह सकती हूं ऐसा? कह सकती हूं बच्चों ऐसा? यस यस। ये देखो, तो मैं यहां पे लिख देती हूं कि यार ये यूट्रस की वॉल बनती किसके मदद से है? इसी ईस्ट्रोजन की मदद से। और सोचो बेटा सारी चीजें कैसे रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है? फॉलिकल देखो, एफएसएच होगा तो फॉलिकल ग्रो करेगा, फॉलिकल ग्रो करेगा तभी ईस्ट्रोजन बनेगा, और ईस्ट्रोजन बनेगा तभी यूट्रस की वॉल भी ग्रो करेगी, राइट? यस। तो मैं यहां पे लिखती हूं इट मेक्स यूटराइन एंडोमेट्रियम। ठीक है, यहां जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है, एंडोमेट्रियम। समझ आ रही है बात? और इसको मैं यूट्रस के केस में प्रोलिफरेटिव फेज बोल सकती हूं। बेटा अगेन आई एम टेलिंग यू, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें पढ़ना है, ये मैं सिर्फ आपकी बेसिक्स क्लियर कर रही हूं, ठीक है? डोंट गेट मी रॉन्ग कि मैंने अभी मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा दिया है, ये बेसिक्स है, ट्रेलर, ओके? अब बेटा देखो, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम आपने एफएसएच का तो फंक्शन बताया पर आपने एलएच का फंक्शन नहीं बताया। एलएच का फुल फॉर्म क्या है? आप नाम सोच के मुझे बता सकते हो कि उसका काम क्या होगा। देखो एलएच का फुल फॉर्म क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आपने कोई स्ट्रक्चर पढ़ा है जिसमें आपने ल्यूटियम वर्ड यूज किया है? हाँ, जिसे बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, सुना है? यस, कॉर्पस ल्यूटियम। यानी कि कहीं ना कहीं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है, और होता है। अब बेटा वापस रिलेट करो, देखो एंटीरियर पिट्यूटरी के फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने फॉलिकल्स की ग्रोथ कराई, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से ग्राफियन। ग्राफियन सबसे मैच्योर फॉलिकल था जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, यही पढ़ा है बेटा अभी तक हमने। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? इसके अंदर आपका सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, राइट? राइट। अब देखो बेटा इसका दूसरा हार्मोन क्या है? इसका दूसरा हार्मोन है एलएच। अभी इसका काम देखो, इसका दूसरा हार्मोन क्या है? एलएच, जिसका नाम ही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसका नाम ही है बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वो इन भाई साहब पर एक्ट करेगा और इसको रप्चर कराएगा। एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? वो इस पर एक्ट कराएगा और इस पर एक्ट करके इसको रप्चर कराएगा। तो मैं कह सकती हूं कि ओव्यूलेशन हो जाती है इससे। क्या मैं कह सकती हूं इससे ओव्यूलेशन हो जाती है? यस। क्या इसमें कोई बेटा दुख दर्द समस्या किसी को? क्या इसमें किसी को कोई दुख दर्द समस्या? यस। जिसका नाम ही है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो बेटा ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करा के कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा। यस एवरीबॉडी, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड। क्या समझ लग रही है बात सभी को? यस एवरीवन? यस भाई, टाइम 8 बजे तक का है, 7:45 तक का नहीं है। जिसको टाइम आप लग रहा है प्लीज लीव एंड गो प्लीज, ठीक है? अब बेटा जी आप मुझे एक चीज बताइए, ये जो फॉलिकल की ग्रोथ हो रही है, ये जो फॉलिकल रप्चर हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस किसके अंदर चल रहा है? ओवरी के अंदर या यूट्रस के अंदर? थोड़ा सोच के बताओ, थोड़ा सोच के बताओ। यस, ये जो सारे फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, ये जो फॉलिकल रप्चर होगा, जो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ये बेटा ओवरी के अंदर चल रहा होगा या फिर आपके यूट्रस के अंदर चल रहा होगा? ऑब्वियस सी बात है बेटा यूट्रस, और ऑब्वियस सी बात है बेटा ओवरी। यूट्रस लिख रहे हो तो यूट्रस ही बोल रही हूं मैम। और यूट्रस कहां से होगा बेटा? फॉलिकल किसके अंदर है? ओवरी के अंदर है ना, तो ओवरी के अंदर ही चल रहा होगा ना। आपने ओवरी का एक और, अब बेटा देखो ये जो ओव्यूलेशन होता है ना ओवरी के अंदर, इसी को बोला जाता है ओव्यूलेटरी फेज। तो एक आपने बेटा ओवरी के अंदर पढ़ा फॉलिकुलर फेज, एक आपने ओवरी के अंदर पढ़ा ओव्यूलेटरी फेज, और तीसरा क्या पढ़ते हो? ल्यूटियल फेज। कोई मुझे बताएगा कि ल्यूटियल फेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। तो यही फेज जब आपको दिखता है, जब आपको ओवरी के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ दिखता है, इसे बोलते हैं ल्यूटियल फेज। आपको मैं सिर्फ नाम से फेमिलियर करा रही थी कि नाम इनका ऐसा क्यों है,
इसी को बोला जाता है ओव्यूलेटरी फेज। यस एवरीबॉडी, राइट राइट। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट कर रहा था, सारे बच्चे बताओ। कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रीट कर रहा था? बस ये लास्ट है बेटा आज के लिए, वैसे तो 10 मिनट का टाइम है बट लास्ट है। कॉर्पस ल्यूटियम बेटा क्या सिक्रीट करता है? करता है ये दो चीजें सिक्रीट, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। बताया था ये, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन बताया था ये, राइट राइट, बताया था ये। अब देखो ये क्या करेगा, ईस्ट्रोजन का सिर्फ एक ही काम है, एंडोमेट्रियम को बनाते रहना, और प्रोजेस्टेरॉन का काम है उसको मेंटेन रखना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां भी ईस्ट्रोजन था, ये आपके बेटा इस वॉल को बना रही थी, प्रोलिफरेटिव फेज। आगे जाके भी बेटा कॉर्पस ल्यूटियम जब बनता है तो वो भी प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन बना रहा है। इन हार्मोन की मदद से भी बेटा आपका ये एंडोमेट्रियम बनता है, प्रोजेस्टेरॉन इसको मेंटेन रखती है, प्रोजेस्टेरॉन इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स को बनाती है, ईस्ट्रोजन और ज्यादा इस वॉल को चौड़ा कर देता है। बट ये बातें हम यहां पे नहीं लिखेंगे, ये बातें मैं अगले दिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन क्या आपको बेसिक समझ आए? ये मैंने बेटा देखो पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ना एक छोटी सी कहानी में आपको समझा दिया है वैसे, पर हम इसको अगले दिन पढ़ेंगे। यही प्रोजेस्टेरॉन आपके यूट्रस की वॉल को प्रेगनेंसी के लिए बेटा इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स बनवा देता है, इसको ग्लैंड्यूलर बना देता है प्रोजेस्टेरॉन, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स को बना देता है, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स को बना देता है, यही प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, यही प्रोजेस्टेरॉन, यही प्रोजेस्टेरॉन। और ईस्ट्रोजन तो बेटा एक ही चीज कर सकता है, ईस्ट्रोजन आपकी वॉल को बनाता है, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है, ईस्ट्रोजन बनाता है। ये बेसिक कहानी है। एटलीस्ट आपको हार्मोन्स के नाम से बेटा आप फेमिलियर हो गए, एटलीस्ट आप बेटा हार्मोन्स के नाम से फेमिलियर हो गए ना कि ये पिट्यूटरी के हार्मोन्स होते हैं मैम। अच्छा मेरे को बताओ, एफएसएच और एलएच किसके हार्मोन्स बेटा? पिट्यूटरी के हार्मोन्स, ठीक। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन किसके हार्मोन बेटा? ओवरी के हार्मोन। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? यस मैम, ये लिखना है ऑब्वियसली बेटा, लिखना है ऑब्वियसली बेटा, लिखना है। मैं इसका एक छोटा सा ना, हाँ बेटा मैं इसका ना एक छोटा सा फ्लो चार्ट जरूर बना के जाऊंगी ताकि कल के लिए आपको हेल्प हो जाए। एक छोटा सा बेटा फ्लो चार्ट के लिए बैठ जाओगे, एक छोटे से फ्लो चार्ट के लिए बैठ जाओगे प्लीज। हाँ थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा फ्लो टूट गया बट कोई बात नहीं, वो हम अगले दिन कवर कर लेंगे, ठीक है, वो हम अगले दिन कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। देखो ये बस बेसिक है यार, ये पूरा पढ़ना है, ये पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। एक फ्लो चार्ट बता दूं, एक फ्लो चार्ट बता दूं, देखो ठीक है। फ्लो चार्ट का हेडिंग लिख लो, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख लेते हैं बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों। देखो हाइपोथैलेमस, इस फ्लो चार्ट से ना आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैं डायग्राम्स के थ्रू पढ़ाना पसंद करती हूँ और मुझे लगता है उससे समझ में आएगा, तो पहले मैं उसी से समझाती हूँ, फिर मैं आपको फ्लो चार्ट तो दे ही दूंगी ना। एंटीरियर पिट्यूटरी हैज टू हार्मोन्स, एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच का काम है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, follicles has granulosa cells, granulosa cells secrete estrogen। और एक चीज बेटा आप कल के लिए यहां पे लिख के रखिए, बाकी मैं अगले दिन आपको एक्सप्लेन करूंगी, आज बस इसको लिख लीजिए कि ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है। आपको फीडबैक मैकेनिज्म तो मैंने फर्स्ट क्लास में मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के हार्मोनल कंट्रोल में भी समझा दी थी, राइट। तो ईस्ट्रोजन का बस एक पॉइंट लिख लीजिए जो कल मैं आपको समझाऊंगी, पॉजिटिव फीडबैक देता है ये एफएसएच को, एलएच को, जीएनआरएच को। कोई मुझे ये बस एक चीज समझा दो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव फीडबैक, कोई मुझे बस इतना बता दो। एलएच रप्चर्स ग्राफियन फॉलिकल,
यही हमने लिखा है। और जब ये ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करता है तो बची कुछ ही बॉडी क्या बनाती है? फॉर्म्स कॉर्पस ल्यूटियम। पॉजिटिव फीडबैक मतलब प्रमोट्स, पॉजिटिव फीडबैक मतलब मोर सिक्रीशन। यानी ईस्ट्रोजन अगर एफएसएच एलएच जीएनआरएच को बेटा पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, यानी अगर ईस्ट्रोजन है तो उसकी प्रेजेंस में एफएसएच भी बढ़ेगा, एलएच भी बढ़ेगा और जीएनआरएच भी बढ़ेगा। गुड, वेरी नाइस बेटा, गुड। ग्राफियन फॉलिकल टूटा तो क्या बना बेटा? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बना। कॉर्पस ल्यूटियम को किसने बनाया? यानी एलएच ने। इसने क्या सिक्रीट किया बेटा? प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। और इसके बारे में भी एक पॉइंट लिख लीजिए जो मैं कल पढ़ाऊंगी। नेगेटिव फीडबैक टू जीएनआरएच एफएसएच एलएच। यानी ईस्ट्रोजन ने जब ये सिंगल प्रेजेंट था तो इसने बेटा पॉजिटिव फीडबैक दिया एफएसएच एलएच जीएनआरएच को, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन में इसने एफएसएच एलएच जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक दिया। दैट्स इट। ये दो पॉइंट बेटा कल की क्लास के लिए जरूर पढ़ के आना। और प्लीज बेटा, इट्स अ रिक्वेस्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझने के लिए हो सके तो बेटा एक बारी, अगर आपको बाई चांस थोड़े बहुत भी थोड़े से डाउट्स रहे हो तो आप प्लीज बेटा इसको जरूर ध्यान से पढ़ के आना। कल की क्लास आसान होगी बेटा। कल की क्लास में मौत ना अगर चाहते हो कि ना आए तो इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ के आना। ठीक है? ठीक है, क्लियर है? थोड़ा सा यस, डन है? हाँ, पहले इससे लिख लो, फिर हटेंगे ना, क्योंकि बच्चे कुछ नोट कर रहे हैं तो आई एम गिविंग टाइम टू नोट इट डाउन। नोट इट डाउन बेटा, नोट इट डाउन। मैं बीच में फ्लो मेरा सही चला ना, ऐसा तो नहीं कुछ उल्टा पुल्टा मैंने पढ़ा दिया हो, क्योंकि वो उसके बाद मेरा वो फ्लो थोड़ा सा, ठीक है, सही समझ आया ना बेटा? ऐसा तो नहीं हुआ ना कि तुम्हें समझ ना आया हो? पक्की बात? हाँ हाँ, पहले इसे तो नोट करो, इसे तो पहले नोट करो, एक बारी पहले इसे नोट करो यार। लास्ट स्लाइड में भी लगा रही हूं, प्रीवियस स्लाइड लगा रही हूं, पहले ये नोट हो गया है क्या सभी का? ये नोट हो गया है क्या सभी का? अरे यार, एनिमेशन बेटा अगली क्लास में करेंगे ना, ठीक है? डन हो गया पक्का? एक बारी ये भी बच्चे डन कर लो। यस, इसमें जो चीजें छूट गई है लिख लो यार, ठीक है? अभी 8 बजने में सॉन्ग सुना दूंगी, मैं सॉन्ग सुना दूंगी। रिलैक्स गाइस, रिलैक्स। हाँ, अब डिमांड में देखो, कभी कहते हो सॉन्ग सुना दो, और कुछ बच्चों की डिमांड देखो, मैम कोई बढ़िया गाना सुना दो। हाँ, पेश करते हैं अभी बेटा। डन 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 एवरीबॉडी। बेटा देखो, ये टेबल अगर आपने नहीं भी बनाई है ना आज, वैसे तो बनानी चाहिए थी जब मैं पढ़ा रही हूं, नहीं भी बनाई है तो एक्चुअल में हमें यही तो पूरी टेबल पढ़नी है बेटा कल की क्लास में, ठीक है? यस, यही पूरा हमें पढ़ना है। दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो। डन 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 एवरीबॉडी। अगर बेटा नोट नहीं किया है तो कोई बात नहीं, इसके बाद जो पीडीएफ मिलेगी उससे नोट कर लेना, ठीक है? आई थिंक तो नोट कर लिया होगा। 11th का टास्क, हाँ 11th का टास्क एक देके जा रही हूं। 11th क्लास में आप पढ़ के आइए पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा, ये 2 फाइलम्स पढ़ के आइए। दिस इज 11th का टास्क। दीज 2 फाइलम्स कल इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस में रख लूंगी, ठीक है? Thank you very very much beta for attending, for being so sweet, for being so kind. This is what you want to tell me, I know, so I am telling you on my telling you all on your behalf, ठीक है? Yes. फटाफट से मैं गाना सुना देती हूँ, ठीक है? फिर खत्म करते हैं। Yes. तो ये गाना मैं पहली बार गाने जा रही हूँ, तो कुछ बकवास हो जाए तो इट्स ओके, जयेश भी बैठ के सुन रहा है, ठीक है? तू मेरा कोई ना
होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। इसके आगे की लाइंस क्या है वैसे? जयेश को भी नहीं पता क्या लाइंस है। किया रे तूने जो भी कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वैसे तुम तो मेरे हो ही ना यार, कुछ ना होके कैसे लागे, ठीक है, बट एनीवे और मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है बेटा, दैट इज कि आप अच्छे से पढ़ाई करो। जब आप पढ़ाई करो, जब आप अच्छे नंबर लेके आओ तो मुझे प्राउड फील हो कि ऑल आर माई स्टूडेंट्स। ठीक है, आई डोंट ओनली सिंग सॉन्ग्स एंड दैट्स नॉट हाउ आई वॉन्ट एवरीबडी टू नो मी, because only my songs ka video will come out and people won't understand that I also teach with full hard work and dedication. So your results are actually going to make that, you know, visible. So I want you all कि आप परफॉर्म ऐसा करो, आप अच्छा परफॉर्म करो तो ना होगा यार, मैम पढ़ाती भी तो है यार, मेहनत करती हैं यार तुम लोग के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अगली कक्षा में कल मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में, इसको कंप्लीट करेंगे। आप थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करके आओ। बाय बाय, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय, थैंक यू।